मैं अब काफ़ी उम्र का आदमी हूँ। पिछले 30 सालों से मेरा काम ऐसा रहा है कि मुझे कुछ खास तरह के लोगों से, आम लोगों से कहीं ज़्यादा मिलने का मौका मिला। ये लोग दिलचस्प भी हैं और कुछ हद तक अजीब भी। मेरी जानकारी में इनके बारे में अब तक कुछ भी लिखा नहीं गया है। मैं बात कर रहा हूँ कानूनी नकलवासियों की, यानी स्क्रिवेनर्स की। मैंने इन्हें काम के दौरान भी जाना है और निजी तौर पर भी। अगर मैं चाहूँ तो इनकी कई कहानियां सुना सकता हूँ। कुछ ऐसी जिन पर अच्छे दिल वाले लोग मुस्कुराते, और कुछ ऐसी जिन पर भावुक लोग रो पड़े। लेकिन मैं उन सब की कहानियां छोड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ एक आदमी की बात करूंगा। उसका नाम था बार्टेल्बी। वो भी एक स्क्रिवेनर था, और जितना अजीब इंसान मैंने कभी देखा या सुना है, वो वही था। दूसरे नकलवासियों के बारे में तो मैं पूरी जिंदगी की कहानी लिख सकता हूँ, लेकिन बार्टलीबी के मामले में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है कि इस आदमी की पूरी और असंतोषजनक जीवनी के लिए कोई सामग्री मौजूद ही नहीं है। यह साहित्य के लिए एक ऐसा हानि है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। बार्टलबी उन लोगों में से था जिनके बारे में कुछ भी पक्के तौर पर नहीं जाना जा सकता, सिवाय इसके कि जो आपकी आंखों के सामने हो, और उसके मामले में वो भी बहुत कम था। मेरी अपनी हैरान आंखों ने बार्टलबी के बारे में जो देखा, मैं बस वही जानता हूँ, सिर्फ एक धुंधली सी रिपोर्ट के अलावा, जिसका जिक्र आगे चल कर आएगा। बार्टलबी को जैसे वो पहली बार मुझे दिखाई दिया, उससे पहले मुझे अपने बारे में थोड़ा बताना होगा। अपने कर्मचारियों के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने दफ्तर और कमरे के बारे में, क्योंकि ये सब जाने बिना उस मुख्य किरदार को समझना मुश्किल होगा जिसकी कहानी अब शुरू होने वाली है। सबसे पहले, मैं ऐसा आदमी हूँ जिसे जवानी से ही इस बात पर गहरा यकीन रहा है कि जिंदगी का सबसे आसान रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता होता है। इसी वजह से, हालांकि मैं ऐसे पेशे में हूँ जो आमतौर पर बहुत तनाव भरा माना जाता है, फिर भी मैंने कभी उस तनाव को अपने शांति पर हावी नहीं होने दिया। मैं उन वकीलों में से हूँ जो न तो जूरी के सामने भाषण देते हैं, न ही तालियां बटोरते हैं। मैं चुपचाप एक शांत से कोने में बैठकर अमीर लोगों के बॉन्ड्स, मॉर्टेजेस और टाइटल डीड से जुड़ा काम करता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वे मुझे एक सुरक्षित और भरोसेमंद आदमी मानते हैं। स्वर्गीय जॉन जैकब एस्टर ने भी यही कहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी खूबी प्रूडेंस है, और उसके बाद मेथड। मैं ये बात घमंड में नहीं कह रहा, बस एक सच्चाई दर्ज कर रहा हूँ कि जॉन जैकब एस्टर मुझसे काम लेते थे। यह नाम मुझे दोहराना अच्छा लगता है। इसमें कोल और भारी सी आवाज है। यह सोने की तरह खनकता है, और सच कहूँ तो उनकी अच्छी राय मुझे अच्छी लगती थी। इस छोटी सी कहानी की शुरुआत से कुछ समय पहले मेरे काम में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई थी। न्यूयॉर्क राज्य में एक पुराना सरकारी पद हुआ करता था जिसे मास्टर इन चांसरी कहा जाता था। अब वो पद खत्म हो चुका है। वो पद मुझे सौंपा गया था। काम बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन आमदनी अच्छी थी। काफ़ी आराम से पैसा मिलता था। मैं आमतौर पर अपना आपा नहीं खोता। किसी अन्याय या अपमान पर खतरनाक गुस्से में आ जाना तो और भी कम होता है। फिर भी यहाँ मुझे थोड़ी साफ बातें कह देनी चाहिए। नए संविधान द्वारा मास्टर इन चांसरी के पद को अचानक और पूरी तरह खत्म कर देना मेरे हिसाब से एक जल्दबाजी भरा फैसला था, क्योंकि मैंने उसकी आमदनी को जिंदगी भर चलने वाली मान लिया था। लेकिन मुझे लेकिन मुझे सिर्फ कुछ ही सालों का फायदा मिला। हालांकि
हालांकि ये बात अलग है। मेरे कमरे वॉल स्ट्रीट पर एक इमारत की ऊपरी वाली मंजिल पर थे। एक तरफ की खिड़कियों से एक सफ़ेद दीवार दिखती थी। ये दीवार एक बड़े स्काईलाइट के अंदर की थी, जो पूरी इमारत को ऊपर से नीचे तक काटती थी। यह दृश्य कुछ ज़्यादा ही फीका कहा जा सकता था, जिसमें वो चीज़ें नहीं थी जिसे चित्रकार जिंदा कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ का दृश्य कम से कम अलग था। उस ओर मेरी खिड़कियों के सामने एक ऊंची ईंटों की दीवार थी। वो दीवार उम्र और हमेशा की छाया से काली पड़ चुकी थी। उसकी कोई छिपी हुई सुंदरता खोजने के लिए दूरबीन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो दीवार मेरे खिड़कियों से सिर्फ 10 फुट की दूरी पर थी। आसपास की इमारतें बहुत ऊंची थी और मेरे कमरे दूसरे मंजिल पर थे। इस वजह से मेरी दीवार और उस दीवार के बीच की जगह कुछ कुछ एक बड़े चौकार होच जैसी लगती थी। बार्टलबी के आने से ठीक पहले मेरे यहाँ 2 लोग कॉपीइस्ट के तौर पर काम करते थे और एक होनहार लड़का ऑफिस बॉय था। पहला था टर्की, दूसरा निपर्स और तीसरा था जिंजरनट। ये नाम आपको अजीब लग सकते हैं। ऐसे नाम आमतौर पर किसी दफ्तर की सूची में नहीं मिलते। असल में ये असली नाम नहीं थे, ये उपनाम थे। मेरे 3 क्लर्कों ने एक दूसरे को मजाक में इनाम दिए थे और ये नाम उनके स्वभाव और आदतों पर ठीक बैठते थे। टर्की टर्की एक ठीक ना थोड़ा मोटा अंग्रेज आदमी था, उम्र में लगभग मेरे बराबर, यानी करीब 60 साल का। सुबह के समय उसका चेहरा काफ़ी ताज़ा और गुलाबी दिखता था, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद, जो उसके खाने का समय था, उसका चेहरा अचानक भड़क उठता था, ऐसे जैसे क्रिसमस की आग पूरी तरह जल उठी हो। यह चमक धीरे धीरे कम होती रहती थी, लगभग शाम 6 बजे तक। उसके बाद मैं उसे ज़्यादा नहीं देखता था। उसका चेहरा सूरज के साथ उगता और ढलता लगता था। अगले दिन फिर वही सिलसिला, उतनी ही चमक, उतनी ही नियमितता। जिंदगी में मैंने कई अजीब संयोग देखे हैं, उनमें से एक ये भी था। ठीक उसी समय जब टर्की का चेहरा सबसे ज़्यादा लाल और चमकदार होता था, उसी पल से मुझे लगने लगता था कि उसके काम करने की काबिलियत दिन भर के लिए बुरी तरह बिगड़ गई है। ऐसा नहीं था कि वो काम से भागता था, बिल्कुल नहीं। असल समस्या ये थी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा जोश में आ जाता था। उसकी हरकतों में एक अजीब सी हड़बड़ी होती थी। वो स्याही में कलम लापरवाही से डुबोता। मेरे कागजों पर जितने भी थप्पे पड़ते थे, वे सब दोपहर के बाद ही पड़ते थे। कुछ दिनों में वो शोर भी करने लगता था। उस वक्त उसका चेहरा और ज़्यादा तपने वाला लगता था। वो कुर्सी को जोर से घसीटता, रेत का डिब्बा गिरा देता, कल मैं ठीक करते वक्त गुस्से में उन्हें तोड़ देता और अचानक फर्श पर फेंक देता। कभी कभी वो खड़ा हो जाता, मेज पर झुककर कागजों को इधर उधर पलटने लगता। उस उम्र के आदमी में ये सब देखना दुखद था। फिर भी कई बातों में टर्की मेरे लिए काफ़ी कीमती आदमी था। दोपहर से पहले का पूरा समय वो बेहतर, शांत और भरोसेमंद रहता था और बहुत सारा काम ऐसे ढंग से करता था जिसकी बराबरी करना आसान नहीं था। इसी वजह से मैं उसकी अजीब आदतों को नज़रअंदाज कर देता था। हाँ, कभी कभी मैं उसे टोकता ज़रूर था, लेकिन बहुत नरमी से, क्योंकि सुबह के वक्त वो जितना शिष्ट और विनम्र होता था, दोपहर के बाद उतना ही उकसाने पर जुबान से तेज हो सकता था। असल में वो बदतमीज भी हो सकता था। मैं उसकी सुबह की सेवाओं को बहुत महत्व देता था और उन्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन साथ ही दोपहर के बाद उसका भड़का हुआ व्यवहार मुझे परेशान करता। और क्योंकि मैं शांति पसंद आदमी हूँ और नहीं चाहता था कि मेरे नसीहतों से वो उल्टे सीधे जवाब देने लगे, इसलिए एक शनिवार दोपहर मैंने उससे बहुत नरमी से कहा। मैंने बस इतना इशारा किया
कि शायद अब जब वो बूढ़ा हो रहा है तो अपने काम को थोड़ा कम कर लेना ठीक रहेगा। मतलब मतलब ये कि दोपहर 12 बजे के बाद उसे मेरे दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। खाना खाकर वो अपने कमरे में चला जाए और चाय के समय तक आराम करे। लेकिन नहीं, उसने दोपहर की ड्यूटी छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उसका चेहरा असहनीय रूप से लाल हो गया। उसने कमरे के दूसरे सिरे पर खड़े होकर एक लंबी रूलर से इशारा करते हुए मुझे भाषण देना शुरू किया। उसने कहा, अगर सुबह उसकी सेवाएं उपयोगी है तो दोपहर में वे और भी ज़रूरी है। पूरे सम्मान के साथ सर, टर्की ने कहा, मैं खुद को आपका राइट हैंड मैन मानता हूँ। सुबह मैं बस अपनी टुकड़ियों को सजाता और जमाता हूँ, लेकिन दोपहर में मैं खुद उनके आगे खड़ा होकर दुश्मन पर हमला करता हूँ। यह कहते हुए उसने रूलर से हवा में जोरदार वार किया। लेकिन ये धब्बे टर्की, मैंने शांत स्वर में कहा। सही है सर, सही है, उसने जवाब दिया। लेकिन जरा इन बालों को देखिए, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। गर्म दोपहर में एक दो धब्बों के लिए सफेद बालों को इतनी सख्ती से नहीं पकड़ा जाना चाहिए। बुढ़ापा अगर कागज पर दाग भी छोड़ दे तो भी सम्मान के काबिल होता है। और पूरे सम्मान के साथ सर, हम दोनों ही बूढ़े हो रहे हैं। यह बात मेरे अपने एहसासों को छू गई। इसे टालना मुश्किल था। कम से कम यह साफ हो गया था कि वो जाने वाला नहीं है। इसलिए मैंने तय किया कि उसे रहने दूंगा। बस ये ध्यान रखूंगा कि दोपहर के समय वो मेरे कम जरूरी कागजों पर ही काम करे। मेरी सूची में दूसरा था निपर्स। वो लगभग 50 साल का नौजवान था, मूछों वाला, चेहरे पर पीलापन, कुल मिलाकर थोड़ा समुद्री लुटेरे जैसा। मैं उसे हमेशा दो बुरी ताकतों का शिकार मानता था। पहली थी एम्बिशन और दूसरी इंडाइजेशन। उसकी एम्बिशन इस बात से साफ दिखती थी कि वो साधारण कॉपीस्ट का काम पसंद नहीं करता था। वो बेचैन रहता और बिना अधिकार के पेशेवर मामलों में दखल देने लगता, जैसे कानूनी डॉक्यूमेंट्स का मूल मसौदा खुद तैयार करना। उसका इंडाइजेशन उसके चिड़चिड़ाहट में दिखता था। कभी कभी वो नर्वस हो जाता था। नकल करते समय अगर कोई गलती हो जाती तो उसके दांत आपस में जोर से रगड़ खाते। वह काम के बीच बेवजह गालियां फुसफुसा कर निकालता, जैसे बोल नहीं रहा हो, बस सांस से निकाल रहा हो। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी उसकी मेज थी, खासकर मेज की ऊंचाई। वो उससे कभी खुश नहीं रहता था। हालांकि वो यांत्रिक चीजों में काफी होशियार था, फिर भी वो अपनी मेज को अपने हिसाब से कभी ठीक नहीं कर पाया। वो उसके नीचे लकड़ी के टुकड़े रखता, अलग अलग तरह के ब्लॉक लगाता, गत्ते के टुकड़े डालता। आखिर में उसने मोड़े हुए ब्लोटिंग पेपर से नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई भी तरकीब काम नहीं आई। अगर वो पीठ को आराम देने के लिए मेज को ऊपर की ओर झुका लेता तो ठुड्डी तक उठा लेता और उस पर ऐसा लिखता जैसे कोई डच घर की खड़ी छत को मेज बना ले। तो वो शिकायत करता कि इससे उसकी बाहों में खून का दौरा रुक जाता है। और अगर वो मेज को नीचे कर लेता, कमर की ऊंचाई तक, और झुक कर लिखता, तो उसकी पीठ में तेज दर्द होने लगता। असल सच ये था कि निप्पर्स को खुद नहीं पता था कि वो क्या चाहता है, या अगर वो कुछ चाहता था तो बस यही कि स्क्रिवेनर्स की इमेज से पूरी तरह छुटकारा मिल जाए। निपर की बीमारी एम्बिशन एक और तरह से भी दिखाई देती थी। उसे ऐसे लोगों से मुलाकातें लेना पसंद था जो देखने में कुछ संदिग्ध लगते थे। वे अक्सर पुराने घिसे हुए कोट पहनते थे। निपर्स उन्हें अपने क्लाइंट्स कहा करता था। दरअसल मुझे पता था कि वो सिर्फ एक साधारण कॉपीइस्ट नहीं था। कभी कभी वो वार्ड पॉलिटिशियन की तरह राजनीतिक चक्कर भी लगाता था। कभी कभी जस्टिस कोर्ट में थोड़ा बहुत काम भी कर लेता था। और टॉम्स की सीढ़ियों पर भी उसका नाम अनजान नहीं था। मुझे ये मानने के पूरे कारण थे कि एक आदमी जो एक दिन मेरे दफ्तर आया और जिसे निपर्स ने बस ठाट से अपना क्लाइंट बताया,
असल में वो कोई उधारी वसूलने वाला था। जो कथित टाइटल डीड था वो दरअसल एक बिल था। इन सब कमियों के बावजूद और मुझे होने वाली झुंझलाहट के बावजूद निप्पर्स भी टर्की की तरह मेरे लिए काफ़ी उपयोगी था। उसकी लिखावट साफ और तेज थी, और जब वो चाहता तो उसके व्यवहार में एक तरह की सज्जनता भी होती थी। इसके अलावा वो हमेशा ठीक ठाक कपड़े पहनता था, कुल मिलाकर एक जेंटलमैन की तरह। और इस तरह अनजाने में मेरे दफ्तर की इज्जत बढ़ाता था। टर्की के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता था। उसे ठीक ठाक बनाए रखना मेरे लिए काफ़ी मेहनत का काम था। उसके कपड़े अक्सर तैलीय लगते थे, और खाने पीने की जगह जैसी गंध भी आती थी। गर्मियों में उसकी पैंट बहुत ढीली और झूलती हुई रहती थी। उसके कोट बेहद खराब हालत में होते थे। उसकी टोपी तो छूने लायक भी नहीं होती थी। हालांकि टोपी से मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एक आश्रित अंग्रेज होने के नाते वो कमरे में घुसते ही हमेशा टोपी उतार लेता था। लेकिन उसका कोट एक अलग ही समस्या थी। मैंने कई बार उससे इस बारे में बात की, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। सच शायद ये था कि इतनी कम आमदनी में वो एक साथ चमकदार चेहरा और चमकदार कोट दोनों नहीं रख सकता था। जैसा कि निपर्स ने एक बार कहा था, टर्की का ज़्यादातर पैसा लाल स्याही पर खर्च हो जाता था। एक सर्दी के दिन मैंने टर्की को अपना ही कोट दे दिया। वो एक सम्मानजनक दिखने वाला धूसर रंग का गद्देदार कोट था, बहुत गर्म, और घुटने से लेकर गले तक सीधा बटन होता था। मुझे लगा टर्की इस एहसान की कदर करेगा और शायद दोपहर के समय थोड़ा शांत हो जाएगा, लेकिन नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि इतने मुलायम कंबल जैसे कोट ने उस पर उल्टा असर किया, ठीक उसी तरह जैसे घोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा जई नुकसानदेह होती है। जैसे कहा जाता है कि एक उतावला घोड़ा अपनी जई महसूस करने लगता है, वैसे ही टर्की ने अपने कोट को महसूस किया। वो और ज़्यादा बदतमीज हो गया। वो ऐसा आदमी था जिसे समृद्धि रास नहीं आती थी। टर्की की आदतों को लेकर मेरे मन में कुछ निजी शंकाएं थी, लेकिन निपर्स के बारे में मुझे पूरा भरोसा था कि उसकी जो भी कमियां हो, वो कम से कम नशे में डूबा हुआ आदमी तो नहीं था। दरअसल लगता था कि कुदरत खुद उसकी शराब बनने वाली थी। जन्म के समय ही उसे इतना चिड़चिड़ा और तेज स्वभाव दे दिया गया था कि बाद में किसी शराब की जरूरत ही नहीं थी। जब मैं ये याद करता हूँ कि कैसे मेरे शांत दफ्तर में निपर्स अचानक अपनी कुर्सी से उठ जाता था, मेज पर झुकता था, अपनी बाहें फैला देता था, पूरी मेज को पकड़कर जोर से हिलाता और घसीटता था, मानो मेज जानबूझकर उसे परेशान कर रही हो, तो मुझे साफ समझ में आता है कि निपर्स के लिए ब्रांडी एंड वाटर पूरी तरह बेकार था। मेरे लिए एक सौभाग्य की बात यह थी कि निपर्स की चिड़चिड़ाहट ज़्यादातर सुबह के समय ही रहती थी, क्योंकि उसकी वजह इंडाइजेशन थी। दोपहर में वो काफ़ी शांत हो जाता था, और टर्की का गुस्सा अक्सर दोपहर के बाद ही शुरू होता था। इस तरह मुझे दोनों की अजीब आदतों से एक साथ नहीं जूझना पड़ता था। उनके गुस्से एक दूसरे को संतुलित कर देते थे, जैसे पहरेदार। जब निप्पर शुक्र होता, टर्की शांत रहता, और जब टर्की भड़कता, निप्पर्स सामान्य होता। हालत के हिसाब से ये एक अच्छी व्यवस्था थी। मेरी सूची में तीसरा था जिंजर नट। वह लगभग 12 साल का लड़का था। उसका पिता एक गाड़ीवान था। उसकी इच्छा थी कि मरने से पहले वो अपने बेटे को गाड़ी पर नहीं, बल्कि जज की बेंच पर देखे। इसलिए उसने उसे मेरे दफ्तर भेज दिया। कानून का छात्र, संदेश लाने वाला लड़का, सफाई करने वाला, सब कुछ। तनख्वाह थी $1 हफ्ते का। उसकी अपनी एक छोटी सी मेज थी, लेकिन वो उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। जब मैंने उसकी दराज देखी, तो उसमें अलग अलग तरह के मेवों के छिलके भरे थे। असल में इस तेज दिमाग वाले लड़के के लिए कानून का पूरा विज्ञान
एक नटशेल में ही समाया हुआ था। जिंजर नट का एक और काम था, और वो काम वो बड़े जोश से करता था। टर्की और निपर्स के लिए केक और सेब लाना। कानूनी कागजों की नकल करना वैसे भी बहुत सूखा काम होता है, इसलिए मेरे दोनों स्क्रिवेनर्स अक्सर स्पिट्जनबर्ग सेब से अपना मुंह तर करते रहते थे। ये सब कस्टम हाउस और पोस्ट ऑफिस के पास आसानी से मिल जाते थे। इसके अलावा वे जिंजर नट को अक्सर एक खास तरह के केक के लिए भेजते थे। छोटा, चपटा, गोल और बहुत मसालेदार। उसी के नाम पर उसका नाम जिंजर नट पड़ा था। ठंडी सुबहों में जब काम धीमा होता था, टर्की इन केकों को मुट्ठी भर भर कर खा जाता था, जैसे वे सिर्फ पतले वेफर हो। वे इतने सस्ते होते थे कि 6 या 8 एक पाई में मिल जाते थे। कलम की खर खर और केक के चबाने की आवाज़ आपस में घुल जाती थी। टर्की की दोपहर की सारी जल्दबाजियों और गलतियों में सबसे बुरी ये थी कि एक बार उसने अदरक वाला केक अपने होठों से गीला किया और उसे एक मॉर्टेज पर मुहर की तरह चिपका दिया। मैं उसे नौकरी से निकाल ही देता, लेकिन उसने मुझे शांत कर दिया। उसने एक पूर्वी अंदाज में झुक कर कहा, पूरे सम्मान के साथ सर, मेरी ये दरिया दिली थी कि मैंने आपको अपने खर्चों पर स्टेशनरी दी। अब मेरा असली काम, यानी जमीन जायदाद के जुड़े कागज तैयार करना, टाइटल खोजना और तरह तरह के जटिल दस्तावेज लिखना, मास्टर इन चांसरी का पद मिलने के बाद काफी बढ़ गया था। अब स्क्रिवेनर्स के लिए काम ही काम था। सिर्फ पुराने क्लर्कों से काम चलाना अब मुमकिन नहीं था। मुझे और मदद चाहिए थी। मेरे दिए गए विज्ञापन के जवाब में एक सुबह मेरे दफ्तर के दरवाजे पर एक युवा आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा था। दरवाज़ा खोला हुआ था क्योंकि गर्मी का मौसम था। मैं आज भी उस आकृति को देख सकता हूँ। साफ सुथरा, पीला सा, सम्मानजनक और भीतर से बेहद उदास। वो बाटले भी था। उसकी योग्यता के बारे में कुछ शब्दों की बातचीत हुई और मैंने उसे रख लिया। मुझे खुशी थी कि मेरे कॉपीइस्ट के समूह में इतने शांत स्वभाव वाला आदमी आ रहा है। मुझे लगा कि उसकी ये शांति टर्की की उतावली और निपर्स की तेजी पर अच्छा असर डालेगी। यह बात पहले बता देना चाहिए थी कि मेरे दफ्तर में ग्राउंड ग्लास के फोल्डिंग डोर्स थे। इन दरवाजे से दफ्तर दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से में मेरे स्क्रिवेनर्स बैठते थे, दूसरे हिस्से में मैं खुद। अपने मूड के हिसाब से मैं कभी इन दरवाजों को खोल देता और कभी बंद कर देता था। मैंने तय किया कि बार्टलबी को फोल्डिंग डोर के पास एक कोना दिया जाए, लेकिन मेरी तरफ, ताकि वो शांत आदमी जरूरत पड़ने पर आसानी से बुलाया जा सके। मैंने उसकी मेज एक छोटी सी साइड खिड़की के पास रखी। पहले इस खिड़की से कुछ गंदे से बैकयार्ड्स और ईंटें दिखती थी, लेकिन बाद में नई इमारतें बन जाने से अब वहां से कुछ भी नहीं दिखाई देता। हाँ, थोड़ी सी रोशनी जरूर आती थी। खिड़की से 3 फुट की दूरी पर एक दीवार थी। रोशनी बहुत ऊपर से, दो इमारतों के बीच से ऐसे आती थी जैसे गुंबद में छोटा सा छेद हो। व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए मैंने एक ऊंचा हरी फोल्डिंग स्क्रीन लगवाई। इससे बार्टलबी मेरी नज़रों से पूरी तरह छुप जाता था, लेकिन मेरा आवाज से नहीं। इस तरह एक ही जगह निजता भी थी और साथ भी। शुरुआत में बार्टलबी ने हैरतअंगेज मात्रा में लिखना शुरू किया। ऐसा लगता था मानो वो लंबे समय से कुछ लिखने को भूखा रहा हो। वो मेरे डॉक्यूमेंट्स पर टूट पड़ा। रुकने का नाम नहीं। दिन और रात लगातार। दिन में सूरज की रोशनी में, रात में मोमबत्ती की रोशनी में। अगर वो खुशी से काम करता तो मैं बहुत खुश होता, लेकिन वो चुपचाप लिखता था, पीला सा, मशीनी ढंग से। एक स्क्रिवेनर्स के काम का जरूरी हिस्सा होता है अपने लिखे हुए की जांच करना, शब्द दर शब्द। जब दफ्तर में 2 या उससे ज्यादा स्क्रिवेनर्स होते हैं तो वे एक दूसरे की मदद करते हैं। एक नकल पढ़ता है, दूसरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखता है। एक काम बहुत नीरस होता है,
थकाने वाला, सुस्ती भरा। मैं आसानी से समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों के लिए काम बिल्कुल असहनीय हो सकता है। मिसाल के तौर पर, मैं ये मान ही नहीं सकता कि बायरन जैसा जोशीला कवि बार्टलबी के साथ बैठकर 500 पन्नों का कानूनी डॉक्यूमेंट शांति से जांच पाता। कभी कभी काम की जल्दी में मैं खुद भी छोटे डॉक्यूमेंट्स की जांच में मदद कर देता था। टर्की या निपर्स को बुला देता था। बार्टलबी को मेरे इतने पास बैठाने का एक मकसद ये भी था कि ऐसे मौक़ों पर उसकी मदद ली जा सके। वो उसके आने का तीसरा दिन था, शायद, और अभी तक उसकी अपनी लिखाई जांचने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। मैं एक छोटे काम को जल्दी पूरा करना चाहता था। जल्दी में मैंने बार्टलबी को पुकारा। मेरे मन में तुरंत काम शुरू होने की स्वाभाविक उम्मीद थी। मैं अपनी मेज पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर झुका हुआ था। मेरे दाएं हाथ में नकल थी। मैंने हाथ थोड़ा तिरछा और कुछ घबराहट में आगे बढ़ा रखा था, ताकि जैसे ही बार्टलबी अपनी जगह से निकले वो नकल झपट कर ले और बिना किसी देरी के काम शुरू कर दे। बार्टलबी अपनी जगह से बिल्कुल चुपचाप निकला। मैंने उसकी आहट नहीं सुनी। वो पास आया, मेरी स्क्रीन के दूसरी तरफ खड़ा हो गया। मैं अब भी अपने कागज पर झुका हुआ था। बिना ऊपर देखे मैंने कहा, बार्टलबी, जरा इस नकल को मूल से मिलाकर देख लीजिए। कुछ पल तक पूरी खामोशी रही, इतनी गहरी खामोशी कि मुझे लगा शायद उसने सुना ही नहीं। मैंने फिर थोड़ा तेज होकर कहा, बार्टलबी। तभी उसकी शांत आवाज आई, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सपाट। उसने कहा, मैं ये करना नहीं चाहूंगा। मैं कुछ पल के लिए जम सा गया। मेरे कानों ने उस आवाज को सुना था, लेकिन दिमाग उसे स्वीकार करने में हिचक रहा था। मैंने सोचा, शायद मैंने ठीक से नहीं सुना। मैंने सिर उठाया। बार्टलबी पूरी तरह शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न कोई चुनौती, न कोई गुस्सा, बस एक स्थिर नरम सी दूरी। आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा। वो बिल्कुल वैसे ही खड़ा रहा और उसी शांत स्वर में फिर बोला, मैं इसे नहीं करना चाहता। इस बार मुझे पूरा यकीन हो गया कि मैंने सही सुना है। ये कोई मजाक नहीं था, नहीं असभ्य था, यह साफ इनकार भी नहीं था, लेकिन हाँ भी नहीं था। मैं कुछ पल उसे देखता रहा। मेरे मन में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हैरानी थी। मैंने पहले कभी किसी आदमी को इस तरह इनकार करते नहीं देखा था। मैंने फिर कहा, आप नकल जांचने में मदद नहीं करेंगे? उसने कोई नई बात नहीं कही। वही वाक्य, वही स्वर। मैं इसे नहीं करना चाहूंगा। मैंने उसे ध्यान से देखा। वो ना बदतमीज था, ना बहस करने वाला। वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था, लेकिन बिल्कुल शांत। उस पल मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। टर्की और निपर्स दूसरी तरफ अपने काम में लगे थे। कमरे में सब कुछ सामान्य था। सिर्फ ये एक वाक्य हवा में टिका हुआ था, मैं ये काम नहीं करना चाहता। मैं कुछ पल खामोश बैठा। फिर मैंने अपने आप से कहा कि शायद ये कोई छोटी सी गलतफहमी है। मैंने टर्की को आवाज दी। टर्की, मैंने कहा, जरा इधर आओ। टर्की आया। मैंने उससे कहा कि वो नकल पकड़े। मैं खुद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पकड़े बैठा रहा। फिर मैंने बार्टलबी की ओर मुड़कर कहा, बार्टलबी, आप भी जरा पास आइए, हम नकल जांच रहे हैं। बार्टलबी अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। मैंने सोचा शायद उसने फिर नहीं सुना। मैंने थोड़ा साफ बोल कर कहा, बार्टलबी, प्लीज यहाँ आ जाइए। उसने बिल्कुल उसी शांत स्वर में कहा, मैं ये नहीं करना चाहता। टर्की ये सुनकर ठिठक गया। उसने मेरी ओर देखा, फिर बार्टलबी की ओर। उसके चेहरे पर हैरानी साफ थी, लेकिन वो कुछ बोला नहीं।
मैंने अब निप्पर को बुलाया। निपर्स, आप भी आ जाइए, मैंने कहा। निपर्स आया। वह पहले से ही थोड़ा चिड़चिड़ा था। सुबह का समय था। मैंने बार्टलबी से फिर कहा, बार्टलबी, हम सब मिलकर नकल जांच कर रहे हैं। वो जरा भी नहीं हिला। और फिर वही वाक्य, मैं ये नहीं करना चाहता। अब निप्पर्स भी चौंक गया। उसने टर्की की तरफ देखा। टर्की ने कंधे उचका किए। कमरे में एक अजीब सी स्थिति बन गई। हम 4 लोग थे। 3 लोग एक काम कर रहे थे और एक आदमी शांत होकर खड़ा रहकर बस यही कह रहा था कि मैं ये नहीं करना चाहता। यह न तो सीधा इनकार था, न ही बदतमीजी, न ही आज्ञा न मानने की खुली घोषणा। ये कुछ और ही था। मैंने अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा, बार्टलबी, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। उसने कोई सफाई नहीं दी, कोई तर्क नहीं, कोई भाव नहीं, बस वही शब्द, मैं ये नहीं करना चाहता। मैंने टर्की और निपर्स की ओर देखा। वे दोनों असहज हो रहे थे। मुझे लगा कि स्थिति को और आगे खींचना बेकार है। मैंने टर्की से कहा कि वो नकल पढ़ता रहे। निपर से कहा कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे। और बार्टलबी को मैंने अकेला छोड़ दिया। काम पूरा हुआ। टर्की और निपर्स अपनी जगह लौट गए। बार्टलबी अब भी वही खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही, शांत, निश्चल। मैंने अपने मन में सोचा कि यह आदमी अजीब जरूर है, लेकिन खतरनाक नहीं। मैंने तय किया कि इस बात को यही छोड़ दिया जाए, लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत है। मैं उसी हालत में बैठा हुआ था जब मैंने उसे आवाज दी और जल्दी जल्दी बता दिया कि मुझे उससे क्या करवाना है, यानी मेरे साथ मिलकर एक छोटा सा कागज जांचना। मेरी हैरानी, बल्कि कहूँ तो मेरी घबराहट की हद तब हो गई जब अपने उस पर्दे के पीछे से हिले बिना बार्टलबी ने एक अजीब सी, नरम लेकिन पक्की आवाज में कहा, मैं ये नहीं करना चाहता। मैं कुछ देर पूरी तरह चुप बैठा रहा, अपनी सुन्न पड़ चुकी समझ को संभालता हुआ। तुरंत मुझे लगा कि या तो मेरे कानों ने धोखा दिया है, या फिर बार्टलबी ने मेरी बात पूरी तरह गलत समझ ली है। मैंने अपनी बात जितनी साफ आवाज में कह सकता था उतनी साफ दोहराई, लेकिन उतनी ही साफ आवाज में वही जवाब फिर आया, मैं यह नहीं करना चाहता। नहीं करना चाहता, मैंने दोहराया, तेज उत्तेजना में उठते हुए और कमरे को लांघकर उसकी तरफ बढ़ते हुए। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हारे होश ठिकाने पर है? मैं चाहता हूं कि तुम इस शीट की मेरे साथ तुलना करो। लो, इसे पकड़ो। और मैंने वो कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं ये नहीं करना चाहता, उसने फिर कहा। मैं उसे लगातार देखता रहा। उसका चेहरा शांत और सदा हुआ था। उसकी धूसर आंखें धुंधली लेकिन शांत थी। उसमें जरा भी बेचैनी, गुस्सा, झुंझलाहट या बदतमीजी नहीं थी। अगर उसके व्यवहार में जरा सा भी सामान्य मानवीय उबाल होता तो मैं उसे तुरंत और जोर से दफ्तर से निकाल देता, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं उतनी ही आसानी से अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस के सीआरओ के बूथ को बाहर निकाल सकता था। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, जबकि वो अपने लिखने में लगा रहा। फिर मैं अपने डेस्क पर दोबारा बैठ गया। यह बहुत अजीब है, मैंने सोचा। अब क्या किया जाए? लेकिन काम मुझे आगे बढ़ा रहा था। मैंने तय किया कि फिलहाल इस बात को भूल जाऊं और बाद में फुर्सत में इस पर सोचूं। तो दूसरे कमरे से निपर्स को बुलाया और कागज जल्दी ही जांच लिया गया। घटना के कुछ दिन बाद बार्टलबी ने 4 लंबे डॉक्यूमेंट्स पूरे किए। वे मेरे सामने हाई कोर्ट ऑफ चांसरी में ली गई एक हफ्ते की गवाही की 4 प्रतियां थी। उन्हें जांचना जरूरी था। मामला अहम था और पूरी सटीकता बेहद जरूरी थी। मैं सब कुछ तैयार करके मैंने अगले कमरे से टर्की,
निपर्स और जिंजरनट को बुलाया। मेरी मंशा ये थी कि चारों प्रतियां चारों क्लर्क को दे दी जाए और मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से पढ़ूं। टर्की, निपर्स और जिंजर नट एक पंक्ति में बैठ चुके थे। हर एक के हाथ में उसका कागज था। तभी मैंने बार्टल बी को बुलाया कि वो भी इस दिलचस्प समूह में शामिल हो। बार्टल बी, जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैंने बिना कालीन वाली जमीन पर उसकी कुर्सी के धीरे धीरे खिसकने की आवाज सुनी। थोड़ी देर में वह अपने छोटे से आश्रय के द्वार पर खड़ा था। क्या चाहिए? उसने नरमी से पूछा। कॉपीज, कॉपीज, मैंने जल्दी से कहा। हम इन्हें जांचने जा रहे हैं, ये लो। और मैंने चौथी प्रति उसकी तरफ बढ़ाई। चौथी कॉपी। मैं ये नहीं करना चाहता, उसने कहा और धीरे से पर्दे के पीछे गायब हो गया। कुछ पलों के लिए मैं नमक के खंभे की तरह चढ़ हो गया, अपने बैठे हुए क्लर्क की पंक्ति के सामने खड़ा। फिर खुद को संभालते हुए मैं पर्दे की तरफ बढ़ा और इस असाधारण व्यवहार का कारण पूछा। तुम मना क्यों कर रहे हो? मैं ये नहीं करना चाहता। किसी और आदमी के साथ होता तो मैं भयानक गुस्से में फट पड़ता और बिना कुछ कहे उसे अपमानजनक ढंग से बाहर निकाल देता। लेकिन बार्टलबी में कुछ ऐसा था जो मुझे अजीब तरह से निहत्था कर देता था, और उससे भी ज्यादा वो मुझे छूता भी था और उलझा भी देता था। मैं उससे तर्क करने लगा। ये तुम्हारी ही कॉपीज है जिन्हें हम जांचने जा रहे हैं। ये तुम्हारे लिए काम बचाने जैसा है, क्योंकि एक बार की जांच 4 कागजों के लिए काफी है। ये आम चलन है। हर कॉपीस्ट अपने कॉपी की जांच में मदद करने के लिए बाध्य होता है कि नहीं? क्या तुम बोलोगे नहीं? जवाब दो। मैं नहीं करना चाहता, उसने बांसुरी जैसी नरम आवाज में कहा। मुझे ऐसा लगा कि जब मैं बोल रहा था वो मेरी हर बात पर ध्यान से सोच रहा था, अर्थ पूरी तरह समझ रहा था, निष्कर्ष से इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी कोई और बड़ा कारण था जो उसे यही जवाब देने पर मजबूर कर रहा था। तो तुम मेरे इस मांग को मानने का पूरी तरह इरादा नहीं रखते, जबकि ये मांग आम चलन और साधारण समझ पर आधारित है। उसने संक्षेप में मुझे ये समझा दिया कि इस बात पर मेरा आकलन सही है। हाँ, उसका फैसला अटल था। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी आदमी को बिल्कुल अनोखे और बेहद अनुचित ढंग से दबाया जाता है तो अपने सबसे साफ समझ पर भी डगमगाने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद सारी समझदारी और सारा न्याय सामने वाले की तरफ ही है। ऐसे में अगर कोई और लोग पास हो तो वह उनसे अपनी डगमगाती इस सोच को सहारा देने के लिए मदद मांगता है। टर्की, मैंने कहा, तुम क्या सोचते हो? क्या मैं सही नहीं हूं? पूरे सम्मान के साथ सर, टर्की ने अपने सबसे मुलायम स्वर में कहा। मुझे लगता है आप बिल्कुल सही है सर। नाइपर्स, मैंने कहा, तुम क्या सोचते हो? मैं तो उसे दफ्तर से बाहर लात मारकर निकाल देता। सूक्ष्म समझ वाले श्रोता यह ध्यान देंगे कि सुबह का समय होने के कारण टर्की का जवाब शांत और सभ्य है, जबकि निप्पर्स का चिड़चिड़ा है, यानी निप्पर्स का बदमिजाज ड्यूटी पर था और टर्की का नहीं। जिंजर नट, मैंने कहा, अपनी तरफ सबसे छोटे मत को भी जोड़ना चाहते हुए, तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है सर वो थोड़ा पागल है, जिंजर नट ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने सब सुना, मैंने पर्दे की तरफ मुख करके कहा। बाहर आओ और अपना फर्ज निभाओ। लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं कुछ देर गहरी उलझन में सोचता रहा, लेकिन फिर काम ने मुझे फिर आगे धकेल दिया। मैंने तय किया कि इस उलझन को भी फिर किसी और वक्त पर छोड़ दूंगा। थोड़ी मुश्किल से हमने बार्टलबी के बिना ही कागज जांच लिए। हालांकि हर एक 2 पन्नों के बाद टर्की अदब से यह कहता रहता कि यह तरीका बिल्कुल असामान्य है। और निप्पर्स,
अपनी कुर्सी पर डाइजेशन से परेशान होकर, मरोड़ खाकर, दांत भींचकर पर्दे के पीछे उस हट्टी मूर्ख के लिए फुसफुसाती गालियां निकालता रहता। और उसने साफ कहा कि यह पहली बार और आखिरी बार है जब वो बिना पैसे लिए किसी और का काम करेगा। इस बीच बार्टल भी अपने छोटे से ठिकाने में बैठा रहा, अपने काम के सिवा किसी भी चीज से बिल्कुल बेखबर। कुछ दिन बीते, वह किसी और लंबे काम में लगा हुआ था। उसके हालिया अजीब व्यवहार ने मुझे उसकी आदतों पर करीब से नजर रखने को मजबूर कर दिया। मैंने देखा कि वो कभी दोपहर का खाना खाने नहीं जाता। असल में वो कभी नहीं जाता था। अब तक मेरी निजी जानकारी में मैंने उसे अपने दफ्तर के बाहर कभी नहीं देखा था। वो उस कोने में हमेशा तैनात एक पहरेदार जैसा था। लेकिन सुबह लगभग 11 बजे मैंने देखा कि जिंजर नट बार्टल बी के पर्दे की ओर बढ़ता, जैसे उसे कोई इशारा मिला हो जो मुझे दिखाई नहीं दिया। फिर वो लड़का कुछ पैसे खनखनाते हुए दफ्तर से निकल जाता और थोड़ी देर बाद अदरक वाले केकों की एक मुट्ठी लेकर लौटता। वो उन्हें बार्टलबी के ठिकाने में देता और बदले में अपने मेहनताने के रूप में 2 केक पा लेता। तो वो तो वो अदरक के केकों पर जीता है। मैंने सोचा, वो कभी ढंग से खाना नहीं खाता। तो क्या वो वेजिटेरियन है? नहीं, वो सब्जियां भी नहीं खाता। वह कुछ नहीं खाता सिवाय अदरक के केक के। मेरा दिमाग इस विचार में भटकने लगा कि सिर्फ अदरक के केक पर जीने से इंसानी शरीर पर क्या असर पड़ता होगा। अदरक के केक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनमें अदरक होता है और वही उनका अंतिम स्वाद होता है। अब अदरक क्या है? एक गरम मसालेदार चीज। क्या बार्टल भी गरम और मसालेदार था? बिल्कुल नहीं। तो अदरक का उस पर कोई असर नहीं था। शायद वही ये चाहता था कि उसका कोई असर ना हो। किसी गंभीर इंसान को निष्क्रिय विरोध से ज्यादा कुछ नहीं चिढ़ाता। अगर विरोध न करने वाला पूरी तरह हिंसक हो और सामने वाला अमानवीय न हो, तो अपने अच्छे मूड में वो कल्पना के सहारे उस बात को समझने की कोशिश करता है जिसे उसकी समझ सुलझा नहीं पाती। अधिकतर बार्टलबे के मामले में मैं भी ऐसा ही करता था। बेचारा, मैं सोचता, वो कोई बुरा इरादा नहीं रखता। यह साफ है कि वो बदतमीजी नहीं करना चाहता। उसका चेहरा ही बताता है कि उसकी अजीब आदतें उसके बस में नहीं है। वो मेरे लिए काम का आदमी है। मैं उसके साथ काम चला सकता हूँ। अगर मैं उसे निकाल दूँ तो संभव है कि वो किसी किसी कम सहनशील मालिक के हाथ लगे, जो उसे बुरी तरह से पेश आए और शायद भूखा मरने के लिए बाहर निकाल दे। हाँ, यहाँ मैं बहुत सस्ते में अपने लिए एक सुखद आत्मसंतोष खरीद सकता हूँ। बार्टलबी की मदद करना, उसकी अजीब जिदों को सहन करना। मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा और बदले में मेरी आत्मा में एक मीठी टुकड़ा जमा हो जाएगा जो आगे चलकर मेरे ज़मीर के लिए सुखद साबित होगा। लेकिन मेरा यह मूड हमेशा एक जैसा नहीं रहता था। बार्टलबी की निष्क्रियता कभी कभी मुझे चिढ़ा देती थी। मुझे अजीब तरह से उससे फिर टकराने की इच्छा होती ताकि मैं उससे कोई गुस्से की चिंगारी निकाल सकूं। लेकिन ऐसा करना उतना ही बेकार था जितना विंडसर साबुन पर घुटनों से आग निकालने की कोशिश। फिर भी एक दोपहर मेरे भीतर का बुरा आवेग मुझ पर हावी हो गया और एक छोटा सा दृश्य घटा। बार्टलबी, मैंने कहा, जब वे कागज पूरी तरह कॉपी हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ उनकी जांच करूंगा। मैं नहीं करना चाहता। क्या तुम सच में इस जिद पर डटे रहना चाहते हो? कोई जवाब नहीं। मैंने पास की फोल्डिंग डोर्स खोल दी और टर्की और नाइपर्स की ओर मुड़कर उत्तेजना में कहा, वो दूसरी बार कह रहा है कि वो अपनी कॉपीज नहीं जांचेगा। तुम क्या सोचते हो टर्की? ध्यान रहे, यह दोपहर का समय था। टर्की पीतल के बॉयलर की तरह दमक रहा था। उसका गंजा सिर भाप छोड़ रहा था और उसके हाथ स्याही लगे कागजों में डगमगा रहे थे। क्या सोचता हूँ? टर्की कर जा। मैं तो बस उसके पर्दे के पीछे जाऊंगा और उसकी आंखें नीली कर दूंगा। ये कहते हुए टर्की उठा
और मुक्केबाजी की मुद्रा में अपने हाथ फैलाए। वह अपना वादा निभाने ही वाला था कि मैंने उसे रोक लिया। दोपहर के खाने के बाद टर्की की लड़ाकूपन को भड़काने के नतीजे से डरते हुए, बैठ जाओ टर्की, मैंने कहा, और देखो निप्पर्स क्या कहता है। तुम क्या सोचते हो निप्पर? क्या मैं बार्टलबी को तुरंत निकाल देने में सही नहीं ठहराऊंगा? माफ कीजिए सर, यह फैसला आपको ही करना है। मुझे उसका व्यवहार असामान्य लगता है और टर्की और मेरे प्रति अनुचित भी, लेकिन हो सकता है यह सिर्फ एक अस्थायी सनक हो। मैं चिल्लाया, तो तुम्हारी राय काफी बदल गई है। अब तुम उसके बारे में काफी नरमी से बोल रहे हो। सब बियर का असर है सर, टर्की चिल्लाया। नरमी बियर का नतीजा होती है। निप्पर्स और मैंने आज साथ खाना खाया है। देखिए मैं कितना नरम हूं सर। क्या मैं जाकर उसकी आंखें नीली कर दूं? तुम बार्टनबी की बात कर रहे हो, मुझे लगता है, मैंने कहा। नहीं, आज नहीं टर्की, प्लीज अपने मुख के नीचे रखो। मैंने दरवाजा बंद किए और बार्टलबी की ओर बढ़ा। मुझे लग रहा था कि कोई शक्ति मुझे मेरे अंजाम की ओर खींच रही है। मैं फिर से उसके विरोध का स्वाद चखना चाहता था। मुझे याद आया कि बार्टलबी कभी दफ्तर से बाहर नहीं जाता। बार्टलबी, मैंने कहा, जिंजर नट बाहर गया है, जरा पोस्ट ऑफिस तक हो आओगे? वो बस 30 मिनट की दूरी पर था। और देखा हो कि मेरे लिए कुछ आया है या नहीं। मैं ये नहीं करना चाहता। तुम नहीं जाओगे? मैं नहीं चाहता। मैं लड़खड़ाता हुआ उसके डेस्क तक पहुंचा और गहरी सोच में वहां बैठ गया। मेरी पुरानी जिद फिर लौट आई। क्या कोई और काम है जिसमें मैं इस दुबले कंगाल किराए के क्लर्क से फिर अपमानित हो सकूं? ऐसा कौन सा बिल्कुल वाजिब काम है जिसे वो जरूर मना करेगा? बार्टलबी। कोई जवाब नहीं। बार्टलबी, मैंने जोर से कहा। कोई जवाब नहीं। बार्टलबी, मैं करचा किसी भूत की तरह जादुई आह्वान के नियमों के अनुसार तीसरी पुकार पर वह अपने ठिकाने के द्वार पर नजर आया। अगले कमरे में जाओ और निप्पर से कहो कि वो मेरे पास आए। मैं ये नहीं करना चाहता, उसने सम्मानपूर्वक धीमी आवाज में कहा और फिर गायब हो गया। बहुत अच्छा बार्टलबी, मैंने शांत, संयमित और गंभीर स्वर में कहा, मानो किसी भयानक सजा का अटल इरादा पास ही हो। उस पल मेरा आधा मन वाकई ऐसा ही करने का था, लेकिन कुल मिलाकर क्योंकि मेरे खाने का समय करीब आ रहा था, मैंने टोपी उठाई और दिन भर के लिए घर जाने का फैसला किया, दिमाग की भारी उलझन और परेशानी के साथ। क्या मैं इसे स्वीकार करूं? इस पूरे मामले का नतीजा यह हुआ कि मेरे चैम्बर्स में जल्द ही यह एक तय सच्चाई बन गई कि बार्टलबी नाम का एक पीला युवा स्क्रिवेनर वह एक डेस्क रखता है। वो 4 सेंट प्रति फोलियो यानी 100 शब्द की सामान्य दर पर मेरे लिए कॉपी करता है, नकल करता है, लेकिन वो हमेशा के लिए अपनी नकल की जान से मुक्त कर दिया गया। वो जिम्मेदारी टर्की और निपर्स पर भी डाल दी गई, शायद उनकी बेहतर तीक्ष्णता के सम्मान में। इसके अलावा बार्टलबी को कभी भी किसी भी छोटे से छोटे काम के लिए भेजा नहीं जाएगा, और अगर उससे ऐसा करने की मिन्नत भी की जाए तो ये सामान्य समझ बन चुकी है कि वो मैं नहीं करना चाहता यही कहेगा, यानी सीधे और साफ इनकार कर देगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैं बार्टलबी के साथ काफी हद तक तालमेल बैठा लेने लगा। उसकी स्थिरता, हर तरह की अति से दूरी, उसकी लगातार मेहनत, सिवाय उन पलों के जब वो अपने पर्दे के पीछे खड़े खड़े किसी गहरी तल्लीनता में डूब जाता, उसकी गहरी खामोशी और हाल में एक सा बना रहने वाला स्वभाव, इन सब ने उसे मेरे लिए कीमती आदमी बना दिया। सबसे अहम बात यह थी कि वो हमेशा वही रहता था, सुबह से पहले, दिन भर लगातार, और रात में सबसे आखिरी। उसकी ईमानदारी पर मुझे अजीब सा भरोसा था।
मुझे लगता था कि मेरे सबसे कीमती कागज उसके हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि कभी कभी, सच कहूँ तो, मैं अपने आप को उस पर अचानक उबल पड़ने से रोक नहीं पाता था, क्योंकि हर वक्त उसकी उन अजीब आदतों, विशेषाधिकारों और अनसुनी छूटों को याद रखना आसान नहीं था, जिन्हें बिना कहे उसने अपनी मौजूदगी की शर्त बना लिया था। कभी कभी जरूरी काम निपटाने की जल्दी में मैं अनजाने में बार्टलबी को तेज और छोटे स्वर में बुला देता, जैसे कि किसी कागज पर लाल फीते की शुरुआत दिखाने के लिए, जिससे मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बांधने वाला होता। और जाहिर है पर्दे के पीछे से वही जाना पहचाना जवाब जरूर आता, मैं नहीं करना चाहता। और फिर हम जैसे साधारण इंसान, जिनमें इंसानी कमजोरियां होती है, ऐसी जिद, ऐसी अव्यवहारिकता पर कैसे कड़वाहट से बोल उठने से बच सकते हैं। लेकिन हर बार इस तरह की ठुकराहट मुझे बस यही सिखाती गई कि अगली बार ऐसी भूल कम ही हो। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि भीड़ भाड़ वाली कानूनी इमारतों में चेम्बर्स रखने वाले अधिकांश वकीलों की तरह मेरे दफ्तर की कई चाबियां थी। एक चाबी ऊपरी मंजिल में रहने वाली एक औरत के पास रहती थी, जो हफ्ते में एक बार फर्श धोती और रोज साफ सफाई करती थी। दूसरी चाबी सुविधा के लिए टर्की के पास रहती थी। तीसरी चाबी मैं कभी कभी अपनी जेब में रखता था। चौथी चाबी किसके पास थी ये मुझे नहीं पता था। एक रविवार की सुबह मैं ट्रिनिटी चर्च गया, एक प्रसिद्ध पादरी को सुनने के लिए। मैं कुछ जल्दी ही पहुंच गया, तो सोचा कि थोड़ी देर के लिए अपने चैम्बर्स होकर आऊं। सौभाग्य से मेरे पास अपनी चाबी थी, लेकिन जब मैंने ताले में चाबी लगाई तो वह अंदर से अटकी हुई लगी। हैरान होकर मैंने आवाज दी, और तभी मेरी घबराहट के लिए अंदर से एक चाबी घूमी। दरवाजा थोड़ा सा खुला, और अपनी दुबली सूरत आगे बढ़ाते हुए शर्ट की बाहों में और बेहद अस्त व्यस्त हाल में बार्टेल भी प्रकट हुआ। उसने शांति से कहा कि उसे अफसोस है, लेकिन वो इस समय बहुत ज्यादा व्यस्त है और मुझे अभी अंदर आने देना प्रेफर नहीं करता है। दो चार शब्दों में उसने ये भी जोड़ दिया कि शायद मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं एक दो बार पूरा ब्लॉक घूमाऊं, और तब तक शायद वो अपना काम निपटा चुका होगा। मेरे अपने कानूनी दफ्तर में रविवार की सुबह बार्टलबी का ये पूरी तरह प्रत्याशित रूप, उसकी लाश जैसी सभ्य निश्चितता के साथ, और फिर भी पूरा आत्मसंयम, इस सब का मुझ पर इतना अजीब सा असर पड़ा कि मैं बिना कुछ कहे अपने ही दरवाजे से पीछे हट गया, और जैसा उसने कहा वैसा ही किया। हालांकि उस अनोखे स्क्रिवेनर्स की नरम सी दृष्टता पर बेबस गुस्से की कई चुभने मेरे भीतर उठती रही। असल में उसकी यह अद्भुत नरमी थी जो मुझे न सिर्फ निहत्था करती थी, बल्कि जैसे मुझसे मेरा अधिकार भी छीन लेती थी। क्योंकि मेरे हिसाब से कोई आदमी उस वक्त कुछ हद तक बेअसर हो जाता है जब वो शांति से अपने किराए के क्लर्क को अपने ही दफ्तर से उसे बाहर भेजने देता है। इसके अलावा मैं इस बात को लेकर बेचैन था कि आखिर बार्टेल भी रविवार की सुबह शर्ट की बाहों में मेरे दफ्तर में क्या कर रहा था। क्या कुछ गलत हो रहा था? नहीं, ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं था। बार्टल भी कोई अनैतिक इंसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो वहां क्या कर रहा था? नकल कर रहा था? नहीं, चाहे उसकी अजीब आदतें जो भी हो, बार्टल भी बेहद शालीन आदमी था। वह आखिरी इंसान होता जो आधे अधूरे कपड़ों में अपने डेस्क पर बैठता। और फिर वो रविवार था। बार्टलबी में कुछ ऐसा था जो ये मानने ही नहीं देता था कि वो उस दिन की मर्यादा तोड़ते हुए कोई सांसारिक काम करेगा। फिर भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। आखिरकार बेचैन जिज्ञासा के साथ मैं फिर दरवाजे पर लौटा। इस बार बिना किसी रुकावट मैंने चाबी लगाई, दरवाजा खोला और अंदर गया। बार्टलबी कहीं नहीं था। मैंने बेचैनी से इधर उधर देखा, उसके पर्दे के पीछे भी झांका, लेकिन साफ था कि वो जा चुका था। और ध्यान से देखने पर मुझे यह अंदाजा हुआ कि बार्टल भी काफी समय से मेरे दफ्तर में खाता, कपड़े बदलता और सोता रहा होगा। वो भी बिना थाली, बिना आईने
और बिना बिस्तर के। एक कोने में पड़ी एक पुरानी हिलती सी सोफे की गद्दी पर एक दुबले लेटे शरीर की हल्की सी छाप थी। उसके डेस्क के नीचे मुझे एक कंबल मिला, खाली अंगूठी के नीचे जूते चमकाने का डिब्बा और ब्रश। एक कुर्सी पर टिन की कटोरी, साबुन और एक फटी सी तौलिया। एक अखबार में अदरक के केकों के कुछ टुकड़े और थोड़ा सा चीज। तो ये साफ था, मैंने सोचा, कि बार्टल भी यही अपना घर बनाए हुए था, अकेले ही अपना बैचलर्स हॉल चलाता हुआ। और तभी एक ख्याल मुझ पर टूट पड़ा। कितनी भयानक अकेलापन और बेनामी दोस्ती यहाँ उजागर होती है। उसकी गरीबी बड़ी है, लेकिन उसकी तन्हाई कितनी डरावनी। जरा सोचिए, रविवार को वॉल स्ट्रीट पेत्रा की तरह सुनसान होती है और हर दिन, हर रात यह जगह खालीपन से भर जाती है। ये इमारत भी जो काम के दिनों में जिंदगी और हलचल से भरी रहती है, रात होते ही सिर्फ खालीपन में गूंजती है और पूरा रविवार उदास रहती है। और यही बार्टल भी अपना घर बनाए हुए है, उस तन्हाई का एकमात्र दर्शक, जिसे वो कभी भीड़ से भरा देख चुका है। मानो कार्थेज के खंडरों में बैठा एक मासूम बदला हुआ मैरियस। जिंदगी में पहली बार एक तीखी दबोच लेने वाली उदासी ने मुझे घेर लिया। पहले मैंने सिर्फ हल्की सी उदासी ही जानी थी, जो पूरी नहीं लगती थी। अब एक साझा इंसानियत का बंधन मुझे जबरदस्ती इस अंधेरे की ओर खींच रहा था। एक भाईचारे वाली उदासी, क्योंकि मैं और बार्टल भी दोनों एडम की संतानें थी। मुझे याद आए उस दिन दिखे हुए चमकीले कपड़े, चमकते चेहरे, जो सजे धजे ब्रॉडवे के मिसिसिपी में हंसों की तरह तैर रहे थे। और फिर मैंने उनकी तुलना उस पीले कॉपियस से की और अपने आप से कहा, खुशी रोशनी की ओर जाती है, इसलिए हमें दुनिया खुशहाल लगती है। दुख छिप कर रहता है, इसलिए हमें लगता है कि दुख है ही नहीं। यह उदास कल्पना है, शायद बीमार और थके दिमाग की भटकने मुझे बार्टलबी की अजबियतों की ओर और गहराई से ले गई। अजीब खोजों की आशंकाएं मेरे चारों ओर मंडराने लगी। मुझे उस स्क्रिवेनर की पीली आकृति दिखने लगी, जो अनजान बेदिल लोगों के बीच अपने ठंडी कफन में पड़ी है। अचानक मेरी नज़र बार्टलबी के बंद डेस्क पर गई। चाबी ताले में खुली पड़ी थी। मैंने सोचा, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, न ही किसी निर्दयी जिज्ञासा की तृप्ति चाहता हूँ। और फिर यह डेस्क मेरा है और इसके भीतर की चीजें भी। तो मैंने हिम्मत की और अंदर झांका। सब कुछ तरीके से सजा हुआ था, कागज सलीके से रखे थे, पिजन होल्स गहरे थे, और दस्तावेज हटाकर मैंने उनके भीतर टटोलने लगा। तभी मेरे हाथ को कुछ लगा। मैंने उसे बाहर खींचा। वह एक पुराना बैंडाना रुमाल था, भारी और गांठों से बंधा हुआ। मैंने उसे खोला। वो एक सेविंग बैंक था। तभी तभी मुझे उस आदमी से जुड़ी सारी खामोश पहेलियां याद आने लगी। मुझे याद आया कि वो सिर्फ जवाब देने के लिए बोलता था, कि कभी कभी उसके पास खूब समय होता था, फिर भी मैंने उसे कभी पढ़ते नहीं देखा, अखबार भी नहीं। कभी लंबे समय तक वो अपने पर्दे के पीछे उसी पीली खिड़की से मरी हुई ईंटों की दीवारों को देखता रहता। मुझे पूरा यकीन था कि वह किसी खाने की जगह नहीं जानता। उसका पीला चेहरा साफ बताता था कि वो टर्की की तरह बियर नहीं पीता और न ही दूसरों लोगों की तरह चाय या कॉफ़ी। वह कहीं खास तौर पर जाता भी नहीं था, जितना मैं जान सका। सैर के लिए भी नहीं, जब तक कि आज वही बात न हो। उसने यह बात बताने से इनकार कर दिया था कि वो कौन है, कहाँ से आया है, या दुनिया में उसका कोई रिश्तेदार है या नहीं। इतना दुबला और पीला होने के बावजूद उसने कभी बीमारी की शिकायत नहीं की। और इन सब से बढ़कर मुझे याद आया उसका एक अनजाना सा भाव, कैसे कहो, एक तरह की पीली सी गरिमा, या कहे एक कठोर संयम, जिसने मुझे उसकी अजीब हरकतों को शांतिपूर्वक सहने पर मजबूर कर दिया था।
यहाँ तक कि मुझे उससे सबसे छोटा इत्तेफाकी काम करने को कहने में भी डर लगता था। हालांकि मैं जानता था कि मैं उसके लंबे समय तक न हिलने डुलने से वो अपने पर्दे के पीछे उन गहरी डेड वॉल रेवरीज में खड़ा ही रहता होगा। इन सारी बातों पर सोचते हुए और इस नए सच को जोड़ते हुए कि वो मेरे दफ्तर को अपना स्थायी ठिकाना और घर बना चुका था, और उसकी उस बीमार सी उदासी को भी न भूलते हुए, इन सब को मन में घुमाते हुए मेरे भीतर एक सावधानी भरी भावना धीरे धीरे उतरने लगी। मेरी पहली प्रतिक्रिया शुद्ध उदासी और सच्ची सहानुभूति की थी, लेकिन जैसे जैसे बार्टलबी की वीरानी मेरी कल्पना में और गहरी होती गई, वैसे वैसे वही उदासी डर में बदलने लगी और वही सहानुभूति विकर्षण में। यह बात जितनी सच है उतनी ही भयानक भी, कि एक सीमा तक दुख को देखना या समझना हमारे सबसे अच्छे भावनाओं को जगा देता है, लेकिन कुछ खास मामलों में उस सीमा के बाद ऐसा नहीं होता। ये कहना गलत होगा कि ऐसा हमेशा इंसानी दिल की स्वार्थी प्रकृति की वजह से होता है। असल में उस निराशा से पैदा होता है जो अत्यधिक और जन्मजात पीड़ा को ठीक न कर पाने से आती है। संवेदनशील इंसान के लिए दया अक्सर खुद ही एक दर्द बन जाती है, और जब यह साफ हो जाए कि ऐसी दया किसी वास्तविक मदद तक नहीं पहुंच सकती, तो सामान्य समझ आत्मा को उससे मुक्त होने को कहती है। उस सुबह जो मैंने देखा उसने मुझे यह यकीन दिला दिया कि स्क्रेविनर किसी जन्मजात या लाइलाज विकार का शिकार था। मैं उसके शरीर को दान दे सकता था, लेकिन उसका शरीर उसे पीड़ा नहीं देता था। पीड़ा उसकी आत्मा में थी, और उसकी आत्मा तक मैं नहीं पहुंच सकता था। उस सुबह मैं ट्रिनिटी चर्च नहीं जा सका। किसी तरह जो कुछ मैंने देखा था उसने मुझे कुछ समय के लिए चर्च जाने के अयोग्य बना दिया। मैं घर की ओर चला, सोचते हुए कि बार्टलबी के साथ अब क्या किया जाए। आखिरकार मैंने ये तय किया, अगली सुबह मैं उससे कुछ शांत सवाल पूछूंगा उसके जीवन के बारे में, और अगर वो खुले या शांत ढंग से जवाब देने से मना कर दे, और मुझे पूरा यकीन था कि वो मैं नहीं करना चाहता यही करेगा, तो मैं उसे $20 का नोट उसकी बकाया रकम के अलावा दूंगा और कह दूंगा कि अब उसकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह भी कहूँगा कि अगर किसी और तरह में उसकी मदद कर सकता हूँ तो मुझे खुशी होगी, खासकर अगर वो अपने मूल स्थान पर लौटना चाहता हो। जहाँ भी वो हो, तो मैं खर्च में मदद करने में तैयार हूँ। इसके अलावा अगर भविष्य में कभी उसे मदद की ज़रूरत पड़े, तो उसका लिखा हुआ पत्र, कोई भी पत्र, निश्चित ही उत्तर पाएगा। अगली सुबह आ गई। बार्टलबी, मैंने पर्दे के पीछे नरमी से उसे पुकारा। कोई जवाब नहीं। बार्टलबी, मैंने और भी नरम स्वर में कहा, यहाँ आओ। मैं तुमसे कोई ऐसा काम नहीं कहने वाला जो तुम करना न चाहो। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। इस पर वो बिना आवाज किए मेरी नजर में आ गया। बार्टलबी, मैंने कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? मैं नहीं चाहता। क्या तुम अपने बारे में कुछ भी बताओगे? नहीं, मैं नहीं चाहता। लेकिन मुझसे बात करने में तुम्हारी क्या वाजिब आपत्ति हो सकती है? मैं तुम्हारे प्रति दोस्ताना भावना रखता हूँ। जब मैं बोल रहा था, वो मेरी ओर देख ही नहीं रहा था। उसकी निगाह मेरी सिसरों के बूथ पर जमी हुई थी, जो उस समय मेरे ठीक पीछे मेरे सिर से लगभग 6 इंच ऊपर था। तुम्हारा जवाब क्या है बार्टलबी? मैंने काफी देर इंतजार करने के बाद कहा। इस दौरान उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, बस उसके सफेद पतले होठों में हल्का सा कंपन था, इतना हल्का कि शायद कल्पना ही लगे। इस समय मैं कोई जवाब देना पसंद नहीं करता, उसने कहा, और अपने ठिकाने में लौट गया। मुझे मानना होगा, ये मेरी कमजोरी थी, लेकिन उस मौके पर उसका रवैया मुझे खल गया। उसमें न सिर्फ एक तरह की उपेक्षा झलक रही थी, बल्कि उसकी जिद मुझे अकृतज्ञ भी लगी।
खासकर ये सोचते हुए कि मैंने उसके साथ कितनी उदारता और सहनशीलता दिखाई थी। मैं फिर बैठ गया, सोचता हुआ कि अब क्या करूं। उसके व्यवहार से मैं आहत भी था और दफ्तर में आते समय मैंने ठान भी लिया था कि मैं उसे निकाल दूंगा। फिर भी अजीब तरह से मेरे दिल पर कोई अंधविश्वास सी दस्तक हो रही थी, जो मुझे जो मुझे अपना इरादा पूरा करने से रोक रही थी और चेतावनी दे रही थी कि अगर मैंने इस दुनिया के सबसे अकेले इंसान के खिलाफ एक भी कड़वा शब्द बोला तो मैं खुद एक दुष्ट बन जाऊंगा। आखिरकार पर्दे के पीछे अपनी कुर्सी खिंचक कर मैं उसके पास बैठ गया और कहा, बार्टलबी, ठीक है, अपना इतिहास मत बताओ, लेकिन एक दोस्त की तरह मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जहाँ तक हो सके इस दफ्तर के तरीकों के साथ तालमेल बिठाओ। बस इतना कह दो कि कल या परसों तुम कागज जांचने में मदद करोगे। संक्षेप में इतना कह दो कि एक दो दिन में तुम थोड़े से वाजिब हो जाओगे। बस इतना कह दो बार्टलबी। इस समय मैं थोड़ा भी वाजिब होना पसंद नहीं करता, उसने हल्की सी मृत जैसी आवाज में कहा। उसी पल फोल्डिंग डोर्स खुले और निप्पर्स अंदर आया। लगता था कि उसे पिछली रात बहुत बुरी नींद मिली थी, शायद सामान्य से ज्यादा तीव्र इंडाइजेशन की वजह से। उसने बार्टलबी के आखिरी शब्द सुन लिए। नहीं चाहता, है ना? निप्पर ने कहा, दांत पीसते हुए, और मेरी ओर देखकर बोला, अगर मैं आपकी जगह होता सर, तो मैं उसे तरजीह देता। हाँ, तरजीह देता उस जिद्दी खच्चर को। बताइए सर, अब वो किस काम से इनकार कर रहा है? बार्टल भी हिला तक नहीं। मिस्टर निपर्स, मैंने कहा, मैं चाहूंगा कि आप फिलहाल बाहर जाए। किसी तरह हाल ही दिनों में मैं खुद भी इस शब्द प्रेफर यानी चाहना, इसका इस्तेमाल अजीब मौकों पर करने लगा था, और इस सोचकर मैं कांप उठा कि स्क्रिवेनर के साथ मेरा संपर्क शायद मुझ पर मानसिक असर डाल चुका है, और आगे और कितनी गहरी विकृति पैदा हो सकती है कौन जाने। इसी डर ने मुझे तुरंत और कठोर उपाय अपनाने की ओर धकेला था। जब निपर्स खिसी आए और चिड़चिड़े रूप में बाहर जा रहा था, टर्की हमेशा की तरह नरमी और आदर के साथ आगे बढ़ा। पूरे सम्मान के साथ सर, उसने कहा, कल मैं बार्टलबी के बारे में सोच रहा था, और मुझे लगता है कि अगर वो रोज एक कार्ट अच्छी आले पीना पसंद कर ले तो उससे उसकी हालत सुधरेगी और वो कागज जांचने में मदद भी कर पाएगा। तो तुमने भी वो शब्द पकड़ लिया, मैंने थोड़ा उत्तेजित होकर कहा। पूरे सम्मान के साथ सर, कौन सा शब्द? टर्की ने पूछा, और पर्दे के पीछे तंग जगह में घुसते हुए मुझे स्क्रिवेनर से टकरा दिया। कौन सा शब्द सर? मैं यहाँ अकेला छोड़ा जाना पसंद करता हूँ, बार्टलबी ने कहा, मानो अपनी निष्ठा में फिर से नाराज हो गया हो। वही शब्द है टर्की, मैंने कहा, वही। ओह, प्रेफर, हाँ, अजब शब्द है। मैं तो खुद का भी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन सर, जैसा मैं कह रहा था, अगर वो बस प्रेफर। टर्की, मैंने बीच में टोका, प्लीज आप बाहर जाए। ओह बिल्कुल सर, अगर आप यही पसंद करते हैं। जब वो फोल्डिंग डोर खोलकर बाहर जा रहा था, निपर्स ने अपनी डेस्क से मुझे देखा और पूछा कि क्या मैं कागज नीले कागज पर या सफेद पर नकल करवाना पसंद करूंगा। उसने प्रेफर शब्द पर जरा भी जोर नहीं दिया। यह साफ था कि वो बिना सोचे उसकी जुबान पर आ गया था। मैंने सोचा, मुझे सच में एक विक्षिप्त आदमी से छुटकारा पाना होगा, जो अब मेरी और मेरे क्लर्क की जुबानों को तोड़ मरोड़ चुका है, अगर दिमागों को नहीं। फिर भी मैंने ठीक समझा कि उसे तुरंत निकालना ठीक नहीं होगा। अगले दिन मैंने देखा कि बार्टल भी सिर्फ अपने खिड़की के पास खड़ा उस डेड वॉल रेवरी में डूबा हुआ है। जब मैंने उससे पूछा कि वो लिख क्यों नहीं रहा, उसने कहा कि उसने अब और लिखने का फैसला छोड़ दिया है। क्या? यह क्या नई बात है? मैं चिल्लाया। अब बिल्कुल नहीं लिखोगे? नहीं। और इसकी वजह? क्या आप खुद वजह नहीं देख पा रहे?
उसने उदासीनता से कहा। मैंने उसे ध्यान से देखा और पाया कि उसकी आंखें धुंधली और चमकहीन लग रही थी। तुरंत मुझे ख्याल आया कि शुरुआती हफ्तों में उसने जिस तरह धुंधली खिड़की के पास दिन रात नकल की थी, उससे शायद उसकी नज़र अस्थायी रूप से खराब हो गई है। मुझे उस पर तरस आया। मैंने सहानुभूति में कुछ कहा। मैंने इशारा किया कि फिलहाल लिखने से रुक जाना उसका सही फैसला है और उसे खुली हवा में हल्की कसरत करने की सलाह दी। लेकिन उसने लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कुछ दिन बाद जब मेरे दूसरे क्लर्क्स गैर हाजिरी थे और मुझे कुछ पत्र जल्दी डाक से भेजने थे, तो मैंने सोचा कि जब उसके पास कोई और सांसारिक काम नहीं है, तो शायद बार्टल भी इस बार कम हटी होगा और पत्र पोस्ट ऑफिस पहुंचा देगा। लेकिन उसने सीधा मना कर दिया। तो अपनी काफ़ी असुविधा के बावजूद मुझे खुद ही जाना पड़ा। दिन और बीतते गए। बार्टलबी की आंखें ठीक हुई या नहीं, मैं नहीं कह सकता। ऊपर से मुझे लगा कि हो गई है, लेकिन जब मैंने पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जो भी हो, वह नकल बिल्कुल नहीं करता था। आखिरकार मेरे बार बार कहने पर उसने बताया कि उसने नकल हमेशा के लिए छोड़ दी है। क्या? मैं चिल्लाया। मान लो तुम्हारी आंखें पूरी तरह ठीक हो जाए, पहले से भी बेहतर, तो भी तुम नकल नहीं करोगे? मैं नकल छोड़ चुका हूँ, उसने कहा और एक तरफ हो गया। वह मेरे चैम्बर्स में पहले की तरह जमा हुआ रहा, बल्कि अगर यह मुमकिन हो तो पहले से भी ज्यादा। अब क्या किया जाए? वह दफ्तर में कुछ करता रही तो वहाँ रहने का क्या मतलब? साफ कहूँ तो वह अब मेरे लिए एक चक्की का पार्ट बन गया था, न सिर्फ बेकार बल्कि ढोने में तकलीफ देह। फिर भी फिर भी मुझे उस पर दया आती थी। अगर मैं कहूँ कि वो सिर्फ अपने कारण मुझे बेचैन करता था, तो मैं सच में कम कहूँगा। अगर वो अगर वो किसी रिश्तेदार या दोस्त का नाम ही बता देता, तो मैं तुरंत उसे लिखता और उनसे कहता कि इस बेचारे को कहीं आराम की जगह ले जाए। लेकिन वो पूरी तरह अकेला था, बिल्कुल अकेला इस ब्रह्मांड में, मध्य अटलांटिक में पड़ा हुआ एक टूटा फूटा मलबा। आखिरकार मेरे काम से जुड़ी मजबूरियां बाकी सभी बातों पर हावी हो गई। जितनी शालीनता से मैं कर सका, मैंने बार्टलबी से कहा कि 6 दिनों के भीतर उसे बिना किसी शर्त दफ्तर छोड़ना होगा। मैंने उसे चेतावनी दी कि इस बीच वो किसी और ठिकाने का इंतजाम कर ले। मैंने ये भी कहा कि अगर वो खुद पहला कदम उठाए तो मैं इस काम में उसकी मदद करने में तैयार हूँ। और जब तुम आखिरकार मुझे छोड़ दोगे बार्टलबी, मैंने छोड़ा, तो मैं ये देखूंगा कि तुम बिल्कुल खाली हाथ न जाओ। 6 दिन, याद रखना। वो समय पूरा हो गया। मैंने पर्दे के पीछे झांका और देखा, बार्टल भी वही था। मैंने अपना कोट बटन किया, खुद को संभाला, धीरे धीरे उसके पास गया, उसके कंधे को छुआ और कहा, वक्त आ गया है, तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी। मुझे तुम्हारे लिए दुख है, यहाँ पैसे है, लेकिन तुम्हें जाना होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता। आई वुड प्रेफर नॉट, उसने कहा, अब भी मेरी ओर पीठ किए हुए। तुम्हें जाना ही होगा। वो चुप रहा। मुझे इस आदमी की ईमानदारी पर असीम भरोसा था। अक्सर उसने मेरे फर्श पर गिरे 6 पैसे और शिलिंग मुझे लौटा दिए थे, क्योंकि मैं ऐसी छोटी बातों में काफी लापरवाह रहता हूँ। इसलिए जो मैंने इसके बाद किया वो अजीब नहीं लगेगा। बार्टलबी, मैंने कहा, मेरे ऊपर तुम्हारे $12 बनते हैं। यहाँ 32 है। 20 से एक्स्ट्रा है तुम्हारे। क्या तुम इन्हें लोगे? और मैंने नोट उसकी ओर बढ़ाए, लेकिन वो हिला भी नहीं। तो मैं इन्हें यही रख देता हूँ, मैंने कहा और उन्हें मेज पर एक वजन के नीचे रख दिया। फिर टोपी और छड़ी उठाकर दरवाजे की ओर जाते हुए मैं शांति से मुड़ा और जोड़ा, जब तुम यहाँ से अपना सामान हटा लो बार्टलबी, तो तुम दरवाजा ताला लगा देना।
क्योंकि अब दिन भर के लिए सब जा चुके हैं और तुम ही बचे हो। और अगर चाहो तो अपनी चाबी दरवाजे की चटाई के नीचे सरका देना, ताकि सुबह मुझे मिल जाए। मैं तुम्हें फिर नहीं देखूंगा, तो अलविदा। अगर आगे चलकर तुम्हारे नए ठिकाने पर मैं किसी तरह तुम्हारे काम आ सकूं, तो मुझे पत्र लिखना। अलविदा बार्टलबी, और शुभकामनाएं। लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। किसी टूटे हुए मंदिर के आखिरी स्तंभ की तरह वो चुपचाप और अकेला खड़ा रहा, उस कमरे के बीचों बीच जो अब पूरी तरह सुनसान था। घर लौटते हुए गंभीर मन में मेरी दया पर मेरी आत्म प्रशंसा हावी हो गई। मैं खुद पर काफी गर्व करने लगा कि मैंने बार्टलबी से कितनी कुशलता से छुटकारा पा लिया। मैं इसे कुशलता कहता हूँ, और किसी भी निष्पक्ष सोच वाले को ऐसा ही लगेगा। मेरे तरीके की खूबसूरती उसकी पूरी शांति में थी। न कोई भद्दी धमकी, न कोई दिखावा, न गुस्से में आदेश चिल्लाना, न कमरे में इधर उधर टहलते हुए उसे अपमानजनक ढंग से बाहर भगाना। कुछ भी नहीं। मैंने उसे जोर से जाने को नहीं कहा, जैसा कोई कम समझदार करता। मैंने ये मान लिया कि उसे जाना ही है, और उसी मान्यता पर अपनी सारी बात रखी। जितना ज्यादा मैं अपने तरीके पर सोचता गया, उतना ही मुझे वो पसंद आता गया। फिर भी अगली सुबह जागने पर मुझे संदेह हुआ, जैसे मेरी आत्म प्रशंसा की भाप उतर गई हो। सुबह उठने के बाद का 1 घंटा आदमी का सबसे ठंडा और समझदार वक्त होता है। सिद्धांत में मेरा तरीका अब भी उतना ही चतुर लग रहा था, लेकिन व्यवहार में क्या होगा, यही सवाल था। यह सोचना बहुत सुंदर था कि मैंने बार्टलबी के जाने को मान लिया है, लेकिन आखिरकार वो मान्यता सिर्फ मेरी थी, बार्टलबी की नहीं। असल सवाल ये नहीं था कि मैंने क्या मान लिया है, बल्कि ये था कि क्या वो जाना पसंद करेगा। वो मान्यताओं का नहीं, पसंदों का आदमी था। नाश्ते के बाद मैं शहर की ओर चला, पॉसिबिलिटीज के पक्ष और विपक्ष में बहस करता हुआ। एक पल मुझे लगा कि यह सब नाकाम साबित होगा और बार्टलबी हमेशा की तरह दफ्तर में मिलेगा। अगले ही पल मुझे यकीन हो जाता कि उसकी कुर्सी खाली होगी, और मैं इसी तरह डगमगाता रहा। ब्रॉडवे और कैनल स्ट्रीट्स के मोड़ पर मैंने देखा कि कुछ लोग जोश में आपस में बात कर रहे हैं। मैं दांव लगाता हूँ कि वो नहीं जाएगा। एक आवाज आई जैसे ही मैं गुजरा। नहीं जाएगा? पक्का? मैंने कहा। पैसे निकालो। मैं स्वाभाविक रूप से अपनी जेब में हाथ डाल ही रहा था जब मुझे याद आया कि आज चुनाव का दिन है। वे शब्द बार्टलबी के बारे में नहीं, बल्कि किसी मेयर उम्मीदवार की जीत हार के बारे में थे। अपने मानसिक उलट पुलट में मैंने मान लिया था कि पूरी ब्रॉडवे मेरी ही बेचैनी में शामिल है। मैं आगे बढ़ गया, इस बात के लिए आभारी कि सड़क का शोर मेरी उस क्षणिक भटकन को ढक गया। जैसा मैंने सोचा था, मैं दफ्तर के दरवाजे पर हमेशा से पहले पहुंच गया। मैं एक पल खड़ा होकर सुनता रहा। सब शांत था। वो चला गया होगा। मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया। ताला लगा था। हाँ, मेरा तरीका कमाल कर गया था। वो सच में गायब हो चुका था। फिर भी इस जीत में एक उदासी मिली हुई थी। मैं अपनी शानदार सफलता पर लगभग अफसोस कर रहा था। मैं दरवाजे की चटाई के नीचे चाबी टटोल रहा था, जो बार्टलबी को मेरे लिए छोड़नी थी। तभी गलती से मेरे घुटनों से एक पैनल टकराया और आवाज हुई। अंदर से एक आवाज आई, अभी नहीं, मैं बिजी हूँ। वो बार्टलबी था। मैं स्तब्ध रह गया। एक पल के लिए मैं उस आदमी की तरह जड़ हो गया जो कभी वर्जीनिया में एक साफ दोपहर ग्रीष्मकालीन बिजली से अपने खुले गर्म खिड़की के पास मारा गया था, और तब तक वही झुका रहा जब तक किसी ने उसे छुआ नहीं। नहीं गया, मैं बुदबुदाया, लेकिन फिर उस अजीब प्रभुत्व के आगे फिर झुकते हुए जो उस रहस्यमय स्क्राइवेनर का मुझ पर था, और जिससे मैं चाहकर भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाता था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरा, सड़क पर आ गया और पूरा ब्लॉक घूमते हुए सोचने लगा कि इस अनुमानी उलझन में अब क्या किया जाए। मैं उसे जोर जबरदस्ती से बाहर नहीं निकाल सकता था,
गालियां देकर भगाना ठीक नहीं था। पुलिस बुलाने का ख्याल अप्रिय था और उसे अपनी मरी हुई सी जीत का आनंद लेने देना, ये भी मैं सहन नहीं कर सकता था। तो फिर क्या किया जाए? या अगर कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो क्या मैं फिर से कुछ मान सकता हूँ? हाँ, जैसे पहले मैंने भविष्य में उसके जाने का मान लिया था, वैसे अब ये मैं मान सकता हूँ कि वो पहले जा चुका है। इस मान्यता को पूरी तरह निभाने के लिए मैं दफ्तर में तेजी से घुस सकता हूँ और बार्टलबी को पूरी तरह अनदेखा करते हुए सीधे उसे टकरा सकता हूँ, मानो वो हवा हो। ऐसा करना अजीब तरह से अंतिम वार जैसा लगता है। शायद बार्टलबी मान्यताओं के सिद्धांत के आगे टिक न पाए, लेकिन दोबारा सोचने पर यह योजना संदिग्ध लगी। मैंने तय किया कि उससे एक बार फिर बात करूंगा। बार्टलबी, मैंने दफ्तर में घुसते हुए कहा, शांत लेकिन सख्त भाव के साथ, मैं सच में नाराज हूँ। मुझे दुख हुआ बार्टलबी। मैंने तुम्हारे बारे में बेहतर सोचा था। मुझे लगा था कि तुम इतने सज्जन हो कि किसी नाजुक स्थिति में हल्का सा इशारा काफी होगा, यानी एक मान्यता। लेकिन लगता है मैं गलत था। क्या? मैं अचानक चौंक गया। तुमने तो पैसे भी नहीं छुए, उन्हें दिखाते हुए जहां मैंने पिछले शाम रखे थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझे छोड़ोगे या नहीं? मैंने अचानक गुस्से में उसके पास जाकर पूछा। आई वुड प्रिफर नॉट टू क्विट यू। मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, उसने कहा, नहीं पर हल्का सा जोर देते हुए। तुम्हें यहाँ रहने का कौन सा अधिकार है? क्या तुम किराया देते हो, मेरे टैक्स भरते हो, या जगह तुम्हारी है? उसने कुछ नहीं कहा। क्या तुम अब लिखना शुरू करोगे? क्या तुम्हारी आंखें ठीक हो गई है? क्या आज सुबह मेरे लिए कोई छोटा सा कागज नकल करोगे, या कुछ पंक्तियां जांच दोगे, या पोस्ट ऑफिस तक हो आओगे? संक्षेप में, क्या तुम कुछ भी करोगे ताकि तुम्हारा यहाँ से न जाने का कोई कारण तो दिखे? वो चुपचाप अपने ठिकाने में लौट गया। अब मेरी हालत ऐसी आंतरिक खींच की हो गई थी कि मुझे लगा इस समय खुद को और आगे बढ़ने से रोक लेना ही बुद्धिमानी होगी। बार्टलबी और मैं दफ्तर में अकेले थे। मुझे दुर्भाग्यशाली एडम्स की और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोल्ड की उस त्रासदी की याद आ गई जो कोल्ड के अकेले दफ्तर में हुई थी। कैसे बेचारा कोल्ड एडम से भयानक रूप से क्रोधित होकर और बिना सोचे अपने आप को अत्यधिक उत्तेजित होने देकर अनजाने में अपने घातक कृत्य की ओर धकेल दिया गया। एक ऐसा कृत्य जिसका शोक शायद सबसे ज्यादा खुद उसी ने किया होगा। अक्सर इस विषय पर सोचते हुए मेरे मन में यह बात आई थी कि अगर वो झगड़ा किसी सार्वजनिक सड़क पर या किसी निजी घर में हुआ होता, तो उसका अंत ऐसा नहीं होता। वह अकेलापन, एक ऊपरी मंजिल का सूना दफ्तर, ऐसी इमारत में जो किसी घरेलू मानवीय उपस्थिति से पूरी तरह खाली थी। एक बिना कालीन का दफ्तर, धूल भरा, थका सा दिखने वाला, जिन्होंने बेचारे कोल्ड की चिड़चिड़ी हताशा को और भड़का दिया होगा। लेकिन जब मेरे भीतर नाराजगी का वो पुराना एडम उठ खड़ा हुआ और बार्टलबी के मामले में मुझे उकसाने लगा, तो मैंने उसे पकड़ लिया और गिरा दिया। कैसे? बस एक बात याद करके, वो दिव्य आदेश। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। हाँ, यही बात मुझे बचा ले गई। ऊंचे विचारों को एक तरफ भी रखते तो भी दया अक्सर बेहद बुद्धिमान और सतर्क सिद्धांत की तरह काम करती है। अपने धारक के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच। लोगों ने ईर्ष्या के कारण हत्या की है, क्रोध के कारण, घृणा के कारण, स्वार्थ के कारण, आध्यात्मिक अहंकार के कारण, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने मीठी दया के कारण कोई शैतानी हत्या की हो। इसलिए अगर कोई ऊंचा कारण न भी हो, तो सिर्फ स्वार्थ ही सही, खासकर तेज स्वभाव वाले लोगों को दया और मानवता की ओर प्रेरित करना चाहिए। कम से कम उस मौके पर मैंने अपने भीतर उठे क्रोध को बार्टलबी के प्रति दयालु दृष्टि से समझकर दबाने की कोशिश की। बेचारा, बेचारा, मैंने सोचा, वो कुछ बुरा नहीं चाहता।
और फिर उसने जिंदगी में काफी कठिन समय देखा है। उसे थोड़ी छूट मिलनी ही चाहिए। मैंने तुरंत खुद को किसी काम में लगाने की कोशिश की और साथ ही अपने मन को सांत्वना देने की। मैंने कल्पना की कि सुबह के दौरान किसी ऐसे समय में जो उसे अच्छा लगे, बार्टल भी अपने आप अपने ठिकाने से बाहर आएगा और दरवाजे की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगा। लेकिन नहीं, 12:30 बजे टर्की का चेहरा लाल होने लगा। उसकी दवात पलट गई और वह आमतौर पर उत्पादी हो गया। निप्पर शांत और सभ्य हो गया। जिंजर नट दोपहर का सेब चबा रहा था और बार्टल भी अपने खिड़की के पास उसी गहरे डेड वॉल रेवरी में खड़ा रहा। क्या इस पर यकीन किया जाएगा? क्या मुझे इसे मानना चाहिए? उस दोपहर में बिना उससे एक शब्द कहे दफ्तर छोड़कर चला गया। कुछ दिन बीते। फुर्सत के समय मैंने एडवर्ड ऑन व्हील और प्रिस्ली ऑन नेसेसिटी थोड़ा बहुत देखा। उन हालात में वे किताबें मुझे एक तरह की शांति देती थी। धीरे धीरे मैं इस विश्वास में फिसलता चला गया कि स्क्रिवेनर से जुड़ी मेरी सारी परेशानियां अनादिकाल से निश्चित थी और बार्टेल भी किसी रहस्यमय उद्देश्य से सर्वज्ञ प्रोविडेंस द्वारा मेरे हिस्से में आया था, जिसे समझना मेरे जैसे साधारण इंसान के बस की बात नहीं। हाँ, बार्टल भी तुम वही अपने पर्दे के पीछे रहो। मैं तुम्हें अब नहीं सताऊंगा। तुम उतने ही निरापद और शांत हो जितनी ये पुरानी कुर्सियां। सच कहूँ तो मुझे सबसे ज्यादा निष्ठा का एहसास तभी होता है जब मुझे पता होता है कि तुम यहाँ हो। कम से कम मैं ऐसा महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी के पूर्व निर्धारित उद्देश्य तक पहुँच गया हूँ। मैं संतुष्ट हूँ। दूसरों के हिस्से शायद और ऊंचे काम हो, लेकिन मेरी भूमिका, बार्टल भी, इस दुनिया में बस इतनी है कि तुम्हें इतने समय तक दफ्तर की जगह दूं जितने समय तक तुम रहना चाहो। मुझे लगता है ये शांत और धन्य मनस्थिति मेरे साथ बनी रहती और मेरे पेशेवर मित्र मेरे दफ्तर आकर बिना मांगे और बिना दया के टिप्पणियां न करते। अक्सर ऐसा ही होता है कि संकीर्ण दिमागों की लगातार रगड़ आखिरकार उदार लोगों के सबसे अच्छे संकल्पों को घिस देती है। वैसे सोचो तो ये अजीब भी नहीं था कि मेरे दफ्तर में आने वाले लोग उस रहस्यमय बाटलबी को देखकर चौंक जाते और उसके बारे में कुछ नकारात्मक बातें कह देते। कभी कोई वकील काम से आता और दफ्तर में सिर्फ स्क्रिवेनर्स को पाकर मेरे बारे में कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बातें सुने बिना बार्टलबी कमरे के पीछ जो का त्यों खड़ा रहता। कुछ देर उसे उस हालत में देखकर वो वकील जहां से आया था वहां ही लौट जाता। फिर जब कोई रेफरेंस चल रही होती और कमरा वकीलों, गवाहों और काम से भरा होता, तो कोई व्यस्त कानूनी सज्जन बार्टलबी को पूरी तरह खाली देखकर उससे कह देता कि वो उसके दफ्तर से कुछ कागज ले आए। बार्टलबी शांति से मना कर देता और पहले की तरह खड़ा रहता। वह वकील हैरानी से मुझे देखता और मैं क्या कहता। आखिरकार मुझे यह पता चला कि मेरे पेशेवर परिचितों में मेरे दफ्तर के उस अजीब प्राणी को लेकर फुसफुसाहट फैल चुकी है। यह बात मुझे बहुत परेशान करने लगी। फिर यह ख्याल आने लगा कि कहीं वो लंबी उम्र वाला आदमी न निकले और मेरे चैम्बर्स पर कब्जा जमाए रखे, मेरे अधिकार को चुनौती दे और मेरे आने जाने वालों को उलझाए, मेरी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए, पूरे दफ्तर पर उदासी की छाया डाल दे, अपनी बचत पर जैसे तैसे जिंदा रहे क्योंकि वो शायद दिन में आधा टाइम ही खर्च करता है और अंत में मुझसे भी ज्यादा जीकर स्थायी निवास के आधार पर मेरे दफ्तर पर हक जमा दे। जैसे जैसे ये सारे काले विचार मेरे मन में घिरते गए और मेरे मित्र अपनी कठोर टिप्पणियां लगातार करते रहे, मेरे भीतर एक बड़ा बदलाव आया। मैंने तय किया कि अब इसे असहनीय बोझ से हमेशा के लिए मुक्त होना होगा। इस जटिल योजना पर सोचने से पहले मैंने सब शांतिपूर्वक बेर्टेल्बी को स्थायी रूप से चले जाने का सुझाव दिया। शांत और गंभीर स्वर में मैंने उससे कहा
कि इस विचार पर ध्यान से और मैच्योरिटी से सोचे। 3 दिन सोचने के बाद उसने मुझे बताया कि उसका पहला फैसला अब भी वही है। संक्षेप में, वह अब भी मेरे साथ ही रहना पसंद करता है। अब मैं क्या करूं? मैंने खुद से कहा, कोट का आखिरी बटन लगाते हुए। क्या करूं? क्या करना चाहिए? अंतरात्मा क्या कहती है कि इस आदमी, या कहो इस भूत के साथ क्या किया जाए? मुक्त होना जरूरी है, उसे जाना ही होगा, लेकिन कैसे? क्या तुम इस गरीब, पीले, निष्क्रिय इंसान को धक्का देकर बाहर निकाल दोगे? क्या तुम इतने असहाय प्राणी के साथ ऐसी क्रूरता करके खुद को अपमानित करोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो ये भी पसंद करूंगा कि वो यही जिए और यही मर जाए, और फिर उसका देह को दीवार में चुनवा दूं। तो फिर क्या किया जाए? मनाने से वो हिलेगा नहीं। रिश्वत, वो तो तुम्हारे पेपरवेट के नीचे छोड़ देता है। साफ है कि वो तुमसे चिपके रहना पसंद करता है। तो फिर कुछ सख्त, कुछ असामान्य, कुछ असामान्य ही करना होगा। क्या तुम उसे पुलिस से पकड़ाओगे? क्या तुम उसकी मामूली पीली देह को साधारण जेल में भिजवा दोगे? और किस आधार पर? आवारा? वो जो हिलने से इनकार कर देता है। क्योंकि वह आवारा बनने से इनकार करता है, इसलिए तुम उसे आवारा कहोगे? ये तो बिल्कुल बेतुका है। आजीविका का कोई साधन नहीं। यहाँ पकड़ा। गलत। वो निसंदेह खुद को पाल रहा है, और यही सबसे पक्का सबूत है कि उसके पास साधन है। तो बस, अगर वो मुझे नहीं छोड़ता तो मुझे उसे छोड़ना होगा। मैं अपना दफ्तर बदल दूंगा, कहीं और चला जाऊंगा, और उसे पहले से बता दूंगा कि अगर वो मेरे नए परिसर में मिला तो मैं उसके खिलाफ अवैध घुसपैठ समझकर कार्रवाई करूंगा। इसी अनुसार अगले दिन मैंने उससे कहा, मुझे लगता है चैम्बर सिटी हॉल से बहुत दूर है। यहाँ की हवा ठीक नहीं है। संक्षेप में, मैं अगले हफ्ते अपना दफ्तर बदलने वाला हूँ, और तुम्हारी सेवा की अब जरूरत नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ ताकि तुम किसी और जगह की तलाश कर सको। उसने कोई जवाब नहीं दिया, और फिर कुछ नहीं कहा गया। नियत दिन पर मैंने गाड़ियाँ और मजदूर बुलाए। अपने चैम्बर्स पहुंचा, और क्योंकि सामान बहुत कम था, कुछ ही घंटों में सब कुछ हटा लिया गया। इस पूरे समय स्क्रीवेनर पर्दे के पीछे खड़ा रहा। मैंने निर्देश दिया कि पर्दा सबसे आखिर में हटाया जाए। वो हटाया गया। वो एक बड़े फोलियो की तरह मोड़कर ले जा गया, और उसे नंगे कमरे का अचल निवासी छोड़ दिया। मैं प्रवेश द्वार में खड़ा एक पल उसे देखता रहा। जब मेरे भीतर कुछ कुछ मुझे लताड़ रहा था, मैं फिर अंदर गया, हाथ जेब में और दिल मुंह में। अलविदा बार्टलबी, मैं जा रहा हूँ। अलविदा, और ईश्वर किसी तरह तुम्हें आशीर्वाद दे। और ये लो। मैंने उसके हाथ में कुछ रखा। वो जमीन पर गिर पड़ा, और फिर, अजीब बात है, मैं खुद को उससे छुड़ाकर तेजी से बाहर निकल आया, जिससे मैं इतना समय छुटकारा पाना चाहता था। नए दफ्तर में पिछले कुछ दिनों तक मैंने दरवाज़ा बंद ही रखा। हर कदम की आहट पर चौंक उठता। थोड़ी देर बाद जाकर लौटता तो दरवाज़ा पर रुककर ध्यान से सुनता, फिर चाबी लगाता। लेकिन ये डर बेकार था। बार्टलबी मेरे पास कभी नहीं आया। मुझे लगा सब ठीक चल रहा है, जब एक घबराया हुआ अजनबी मेरे पास आया और पूछा कि क्या मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने हाल ही में नंबर डैश वॉल स्ट्रीट के कमरे छोड़े हैं। अनिष्ट की आशंका से मैंने कहा कि हाँ। तो सर, उस अजनबी ने कहा, जो एक वकील निकला, आप उस आदमी के लिए जिम्मेदार है जिसे आपने वहां छोड़ा है। वो नकल करने से इनकार कर देता है, कुछ भी करने से इनकार करता है। वो कहता है कि वो पसंद नहीं करता। वो जगह छोड़ने से इनकार करता है। मुझे अफसोस है सर, मैंने बाहर से शांत दिखते हुए कहा, हालांकि अंदर कपकपी थी। लेकिन सच कहूँ तो जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। न वो मेरा रिश्तेदार है, न शागिर्द।
दया के नाम पर। वो है कौन? मैं ये नहीं बता सकता। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पहले वो मेरे लिए कॉपिश था, लेकिन काफी समय से वो मेरे लिए कुछ नहीं करता। तो फिर मैं उससे निपट लूंगा। गुड मॉर्निंग सर। कुछ दिन बीते, मैंने कुछ नहीं सुना। हालांकि कई बार मेरे मन में यह दयालु इच्छा उठी कि जाकर बेचारे बार्टलबी को दिखाऊं, लेकिन पता नहीं कैसे झिझक ने मुझे रोक लिया। आखिर मैंने सोचा, अब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। एक हफ्ता और बीत गया। फिर एक दिन मैं दफ्तर पहुंचा तो देखा कई लोग मेरे दरवाजे पर बेहद उत्तेजित हालत में खड़े हैं। वही आदमी आ रहा है, सबसे आगे वाला चिल्लाया। जैसे मैंने पहचाना, वही वकील। आपको उसे तुरंत ले जाना होगा सर, एक भारी भरकम आदमी बोला, जो नंबर डैश वाली स्ट्रीट का मालिक था। मेरे किराएदार अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, मिस्टर बी। उसने वकील की ओर इशारा किया। उसने उसे कमरे से निकाल दिया है और अब वो पूरी इमारत में मंडराता रहता है। दिन में सीढ़ियों की रेलिंग पर बैठता है, रात में एंट्रेंस पर सोता है। सब परेशान है। मुवक्किल जा रहे हैं। भीड़ की आशंका है। आपको कुछ करना होगा और तुरंत। इस बाढ़ जैसी बातों से घबरा कर मैं पीछे हट गया। मैं तो खुद को अपने नए दफ्तर में बंद कर लेना चाहता था। मैंने बार बार कहा कि बाटल बिन से मेरा कोई लेना देना नहीं। बेकार। आखिरी व्यक्ति जिसका उससे संबंध था, मैं ही था, और सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी गई। अखबारों में नाम आने के डर से, जिसकी किसी ने धमकी भी दी, मैंने सोचा। आखिर मैंने कहा कि अगर वकील मुझे स्क्रेविनर से उसके कमरे में एक गोपनीय मुलाकात दिलाते, तो मैं उसी दोपहर पूरी कोशिश करूंगा कि इस मुसीबत से उन्हें छुटकारा दिला दूं। ऊपर जाकर अपने पुराने ठिकाने पर मैंने देखा, बार्टलबी सीढ़ियों की रेलिंग पर चुपचाप बैठा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बार्टलबी? मैंने पूछा। रेलिंग पर बैठा हूँ, उसने हल्के स्वर में कहा। मैंने उसे वकील के कमरे में इशारा किया। वकील बाहर चला गया। बार्टलबी, मैंने कहा, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ टिके रहकर तुम मुझे कितनी परेशानी दे रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। अब दो में से एक बात होगी, या तो तुम कुछ करोगे या फिर तुम्हारे साथ कुछ किया जाएगा। तो बताओ, किस तरह का काम करना चाहोगे? क्या तुम किसी के लिए फिर से नकल करना चाहोगे? नहीं, मैं कोई बदलाव पसंद नहीं करता। कपड़ों की दुकान में क्लर्क बनना चाहोगे? वो बहुत बंधन वाला है। नहीं, लेकिन मैं ज्यादा चुनिंदा भी नहीं हूँ। इतना बंधन? मैं चिल्लाया। तुम तो हमेशा खुद को बांध कर रखते हो। मैं क्लर्कशिप पसंद नहीं करता, उसने कहा, मानो उस बात को वही खत्म कर देना चाहता हो। तो फिर बारटेंडर बन जाओ, उसमें आंखों पर जोर नहीं पड़ता। वो भी नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं ज्यादा चुनिंदा नहीं हूँ। उसके अचानक आई बातूनीपन से मुझे हौसला मिला। मैं फिर आगे बढ़ा। तो फिर व्यापारियों के बिल वसूलते हुए देश घूम रहा, उससे सेहत सुधरेगी? नहीं, मैं कुछ और करना पसंद करूंगा। तो यूरोप जाकर किसी नौजवान के साथी बनो, उससे बातचीत करते हुए। कैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं, उसमें कोई ठोस बात नहीं है। मुझे स्थिर रहना पसंद है, लेकिन मैं ज्यादा चुनिंदा नहीं हूँ। स्थिर रहोगे तो ठीक है, मैं पूरा धैर्य खोकर चिल्लाया। अगर आज रात तक तुम यहाँ से नहीं गए, तो मैं खुद ही ये जगह छोड़ दूंगा। मैं हताश था। सब कोशिशें बेकार लगने लगी थी। मैं जाने ही वाला था कि आखिर ख्याल आया। बार्टलबी, मैंने जितनी नरम हो सकी उतनी नरम आवाज में कहा, मेरे साथ घर चलोगे? दफ्तर नहीं, मेरे घर। और वही रहो जब तक किसी ठीक इंतजाम पर सोच न ले। चलो, अभी चलते हैं। नहीं, अभी मैं कोई बदलाव पसंद नहीं करता। मैंने कुछ नहीं कहा। तेजी से सबको चकमा देकर मैं इमारत से भागा। वॉल स्ट्रीट से ब्रॉडवे की ओर दौड़ा।
पहली ओमनी बस में कूदा और पीछा छुड़ा लिया। शांत होने पर मुझे साफ लगा कि मैंने जितना संभव था सब कर लिया है, मालिक और किराएदारों के लिए भी और बार्टलबी के लिए भी। अब मैंने बेपरवाह रहने की कोशिश की। अंतरात्मा ने मुझे सही ठहराया, हालांकि पूरी तरह नहीं। इतना डर था कि कहीं वे लोग मुझे फिर से न ढूंढ ले। कि मैंने कुछ दिन अपना काम निप्पर्स को सौंप दिया और रॉकवे में शहर के ऊपरी हिस्सों, उपनगरों, जर्सी सिटी, होबोकेन, मैनहट्टन विले और एस्टोरिया घूमता रहा। मानो कुछ समय तक मैं उसी में रह रहा था। फिर जब मैं दफ्तर लौटा, मेज पर मालिक का नोट पड़ा था। कांपते हाथों से मैंने खोला। उसने लिखा था कि उसने पुलिस बुलाकर बार्टलबी को टॉम्स भेज दिया है, एक वैगरेंट के रूप में। और क्योंकि मैं उसे सबसे ज्यादा जानता हूँ, वो चाहता है कि मैं वहां आकर बयान दूं। इन खबर का मुझ पर मिला जुला असर हुआ। पहले गुस्सा आया, फिर लगभग सहमति। उसकी कठोर कार्रवाई ऐसी थी जो शायद मैं खुद न करता, लेकिन आखिरी उपाय के रूप में वही बचा था। बाद में मुझे पता चला कि जब स्क्राइवेनर को बताया गया कि उसे टॉम्स ले जाया जाएगा, तो उसने कोई विरोध नहीं किया, बस चुपचाप मान लिया। कुछ जिज्ञासु और दयालु लोग साथ हो लिए और एक सिपाही के साथ हाथ में हाथ डाले वो खामोश जुलूस दोपहर की भीड़, गर्मी और शोर से भरी सड़कों से गुजर गया। उसी दिन मैं टॉम पहुंचा, या कहो हॉल ऑफ जस्टिस। अधिकारी से मिलकर मैंने सब बताया। फिर कहा कि बार्टल भी पूरी तरह ईमानदार आदमी है, बस अजीब है। मैंने सब सुनाया और कहा कि उसे जितना हो सके नरमी से रखा जाए। फिर मिलने की इजाज़त मांगी। उसे जेल से आंगनों में घूमने की छूट दी। मैंने उसे एक शांत आंगन में पाया, ऊंची दीवार की ओर मुंह किए अकेला खड़ा। बार्टल बी, मैं आपको जानता हूँ, उसने बिना मुड़े कहा, और मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाया, मैंने खुद से कहा। और यह जगह तुम्हारे लिए अपमानजनक नहीं है। देखो, आसमान है, घास है। मुझे पता है मैं कहाँ हूँ, उसने कहा और चुप हो गया। मैं लौट आया। रास्ते में एक मोटा सा आदमी मिला, एप्रन पहने। क्या वो आपका दोस्त है? उसने पूछा। हाँ। क्या वो भूखा मरना चाहता है? आप कौन है? मैंने पूछा। मैं एक ग्रुप मैन हूँ। मैंने उसे पैसे दिए और कहा कि बार्टलबी का खास ख्याल रखे। हम उसे बार्टलबी के पास ले गए। आज खाना पसंद नहीं, बार्टलबी ने कहा। वो दीवार की ओर चला गया। कुछ दिन बाद मैं फिर गया। आंगन में वो जमीन पर लेटा था। मैं पास गया। उसकी आंखें खुली थी। मैंने उसका हाथ छुआ। एक सिरन मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। क्या वो सो रहा है? ग्रुपमैन ने पूछा। राजाओं और सलाहकारों के साथ, मैंने कहा, और उसकी आंखें बंद कर दी। इस इतिहास को आगे बढ़ाने की अब शायद कोई विशेष जरूरत नहीं रह जाती। कल्पना अपने आप ही बेचारे बार्टलबी के दफन की संक्षिप्त कथा को पूरा कर लेगी। लेकिन लिसनर से विदा लेने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये छोटी सी कहानी उसे इतना रुचिकर लगी हो कि यह जिज्ञासा जाग उठी हो कि बार्टलबी कौन था और मेरी उससे मुलाकात से पहले वो किस तरह का जीवन जीता था, तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि जिज्ञासा में मैं भी पूरी तरह उसके साथ हूँ, लेकिन उसे संतुष्ट करने में पूरी तरह समर्थ हूँ। फिर भी यहाँ, मेरे लिसनर्स, मैं तय नहीं कर पा रहा था कि मुझे एक छोटी सी अफवाह का जिक्र करना चाहिए या नहीं, जो स्क्रिवेनियर की मृत्यु के कुछ महीने बाद मेरे कानों तक पहुंची थी। यह अफवाह किस आधार पर टिकी थी, मैं कभी नहीं जान सका, और इसलिए आज भी नहीं कह सकता कि वो कितनी सच है। लेकिन क्योंकि इस धुंधली सी खबर में मेरे लिए एक अजीब सी संकेतात्मक रुचि रही है, हालांकि वो दुखद है, तो पॉसिबल है कुछ और लोगों के लिए भी ऐसा ही हो। इसलिए मैं उसका संक्षेप में उल्लेख कर देता हूँ। अफवाह ये थी
कि बार्टल भी वॉशिंगटन के डेड लेटर ऑफिस में एक अधीनस्थ क्लर्क रहा था और प्रशासन में बदलाव के कारण उसे वहां से अचानक हटा दिया गया था। जब मैं इस अफवाह पर विचार करता हूँ तो अपने भीतर उठने वाले भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाता। डेड लेटर्स, क्या ये शब्द मरे हुए इंसानों जैसे नहीं लगते? सोचिए, स्वभाव और दुर्भाग्य से पीली निराशा की ओर झुका हुआ एक आदमी, क्या कोई काम उसकी हालत को और ज्यादा गहरा कर सकता है, बजाय इसके कि वो रोज इन डेड लेटर्स को छुए, उन्हें छाटे और आग के हवाले करे। हर साल गाड़ियां भरकर ये पत्र जलाए जाते हैं। कभी कभी मुड़े हुए कागज से पीला क्लर्क एक अंगूठी निकालता है। जिस उंगली के लिए वह थी, शायद वो कब्र में गल चुकी होती है। तेज कोरोना से भर गया एक बैंक नोट जिससे उसे राहत मिलती थी, अब वो न भूखा है न तृप्त। माफी उनके लिए जो निराशा में मर गए, आशा उनके लिए जो बिना आशा के मर गए, शुभ समाचार उनके लिए जो बिना राहत के आपदाओं में दम घोटते हुए मर गए। जीवन के कामों पर निकले ये पुत्र मृत्यु की ओर दौड़ते हैं। बार्टलबी, मानवता। आप सुन रहे थे थॉट लिटरेचर। मैं हूँ प्रशांत। ऐसी ही कहानियों को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अलविदा।